ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 221। फ्लोटिंग द्वीप आकाश की ओर देखते हुए विशाल शेनरॉन सुपर सैयान की तरह की लौ के साथ जल रहा था। पवित्र शक्तिशाली आभा ने उनके चेहरे पर हमला किया। शिलिंग और मायस भयभीत महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सके, खाली घूर रहे थे। जिया, ये शेनरॉन काफी लगता है बड़ा। शिलिंग ने लार का एक मुंह निगल लिया, एक कठोर अभिव्यक्ति के साथ। सुनहरी लौ वाले शेरॉन का शरीर इतना सरल नहीं था जितना कि सिर्फ बड़ा। इसका हर पैमाना भी विशाल था और एक पर्वत चोटी की तरह दिखता था, विशेष रूप से विशाल सिर। उसकी दो रक्त लाल आंखें आकाश में निलंबित सूरज की तरह थीं, जो चमकदार प्रकाश से चमक रही थीं। हाँ, इसकी तुलना में ग्रह नमक के शेनरॉन का आकार इस शेनरॉन की उंगली के आकार के बराबर भी नहीं है। मायस भी हैरान थे। हे, शेनरॉन जितना बड़ा होगा, उसकी शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। आपने सुपर शेरॉन का आकार नहीं देखा है। पूरी आकाशगंगा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके तराजू जितना बड़ा हो, और यह वास्तव में चौंकाने वाला है। सुपर शेरॉन के विशाल शरीर के बारे में याद करने पर, जो आदर्श से परे था, जिया अभी भी बहुत आश्चर्यचकित था। इस समय आकाश में सुनहरी लौ शेनरॉन ने अपना सिर नीचे कर लिया और इसके विशाल मुंह ने हवा की एक धारा को बाहर निकाल दिया। फिर एक तेज आवाज सुनाई दी, जिन लोगों ने 7 ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा किया है, वे अपनी इच्छा बोलें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इच्छा क्या है, केवल एक ही हो सकता है। लॉन्च ने आकाश में विशाल शेनरॉन को देखा, जो प्रधान काल से एक विशालकाय की तरह दिखता था, और निगल गया। जिया के निर्देशों के बारे में सोचते हुए उसने उस भाषा में बात की जो जिया ने उसे सिखाई थी। शेनरॉन, कृपया सेंजू बीन्स लगाने के लिए उपयुक्त जगह बनाएं। लॉन्च ने सेंजू बीन वृक्षारोपण की विशिष्ट आवश्यकताओं का उल्लेख किया और फिर चुपचाप इंतजार किया। आपकी इच्छा आसान है। सुनहरी लौ शेनरॉन ने अपनी रक्त लाल ड्रैगन आंखें खोलीं, जिसने तुरंत एक लाल चमक दी। जैसे ही शेरॉन की विशाल चमकदार आंखें एक भयानक लाल रोशनी से चमक रही थीं, होंगशान ग्रह के वायुमंडल से बहुत ऊपर, होंगशान ग्रह के अंतरिक्ष के बाहर एक आयाम में एक विशाल अजीब पहाड़ जैसा द्वीप दिखाई दिया। द्वीप में सुगंधित फूल थे, पक्षियों को गाते थे और स्पष्ट झरने बड़बड़ाते थे। केंद्र में एक छोटा झरना बह रहा था। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। सुनहरी लौ शेनरॉन के बोलने के बाद ये तुरंत चला गया। विशाल ड्रैगन शरीर वापस 7 पारदर्शी क्रिस्टल में बदल गया, और फिर वे धीरे धीरे आकाश में उठे। एक बार जब वे फैल गए, तो वे पूरी आकाशगंगा में बिखर जाएंगे। वापस आओ, जिया चिल्लाया और सभी 7 ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा किया जैसे ही वे उड़ने वाले थे। फिर उन्होंने आयामी स्थान खोला और 7 ड्रैगन गेंदों को रखा, जो पन्ना पत्थरों में बदल गए थे। बाद में वह ग्रह होंगशान में लौटने की योजना बना रहा है, उन्हें बाहर ले जा रहा है और उन्हें ग्रह पर ऊर्जा को अवशोषित करने दे रहा है। सब कुछ संभालने के बाद जिया मुस्कुराया और शिलिंग और अन्य 2 से कहा, फिर क्या हम ग्रह होंगशान में लौटेंगे और सेंजू बीन्स वृक्षारोपण को देखेंगे? ठीक है। लड़कियों ने सिर हिलाया और उन्होंने इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया। ग्रह होंगशान में लौट आया। इस समय होंगशान ग्रह पर एक निश्चित प्रधान वन के ऊपर आकाश में एक असीम रूप से दूर, लेकिन असीम रूप से करीब जगह में एक पहाड़ जैसा द्वीप निलंबित था। इस जगह में बड़बड़ाती धाराएं, घने जंगल और लंबे बांस हैं। ये पूरी तरह से मानव दुनिया में एक स्वर्ग की तरह था, जो लोगों को खुशी महसूस कराता है। क्योंकि यह जगह कोरिन टॉवर के शीर्ष के समान थी, ये दूसरे आयाम में स्थित थी, इसलिए इसे किसी भी तकनीक या उपकरण के साथ नहीं पहुंचा जा सकता है। ये केवल वास्तविक प्रयास और फ्लाइंग निम्बस का उपयोग करके पहुंचा जा सकता है। इतना सुंदर द्वीप। शिलिंग खुशी से हंसे और फिर उन्होंने सुंदर दृश्यों की प्रशंसा करते हुए पूरे द्वीप के पूर्व से पश्चिम तक चारों ओर देखा। जिया ने भी एक नजर डाली और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। तैरते हुए द्वीप पर दृश्य सुंदर और रंगीन थे, जो सामान्य रूप से लुकआउट ऑफ यूनिवर्स 6 पर शांत और लालित्य के समान थे। पहाड़ की तलहटी में देवदार के पेड़ों के बीच कई साधारण बांस की इमारतें थीं, और द्वीप के केंद्र में एक छोटा झरना था, जो लगातार ठंडा पानी निकाल रहा था। वसंत के पानी का प्रवाह तेज नहीं था, इसलिए किनारे पर एक सिरेमिक नहर में इकट्ठा होने में बहुत समय लग रहा था। इसे थोड़ी मात्रा में तरल से भर दिया गया था। इतनी छोटी राशि, बस एक छोटी बोतल भरने में कई दिन लगेंगे। मायस ने अल्ट्रा डिवाइन वाटर की उत्पादन गति से स्पष्ट रूप से असंतुष्ट होकर नाराजगी जताई। अरे, ये पहले से ही बहुत अच्छा है। कोरिन टॉवर पर 1 वर्ष में केवल एक छोटी राशि संघनित होती है। यहाँ की मात्रा पहले से ही कोरिन टॉवर से कई गुना अधिक है। जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। कोरिन टॉवर की तीसरी मंजिल पर कोरिन ने सेंजू बीन्स का एक छोटा सा बागान लगाया। वार्षिक उत्पादन केवल 100 फलियां थीं, जो अभी भी एक अच्छी फसल थीं। इसके बारे में बुरा बोलने से फसल कम हो सकती है। यहाँ की स्थितियों को लेकर शियाया पहले से ही काफी संतुष्ट थे। लॉन्च, मैं भविष्य में आपको परेशान करूंगा। हे, यह मुझ पर छोड़ दो, लॉन्च ने हंसते हुए जवाब दिया। जिया ने सिर हिलाया और चारों ओर देखा। यह इतना बड़ा द्वीप था। अगर लॉन्च यहाँ खुद से था, तो क्या ये बहुत अकेला नहीं होगा? क्या मुझे उसके साथ जाने के लिए कोई मिलना चाहिए?
जिया ने एक पल के लिए सोचा और प्लेनेट होंगशान से कुछ सयान महिलाओं को लाने का फैसला किया। ओह, यह सही है। बाडॉक की पत्नी गिन रसद के प्रभारी प्रतीत होते हैं। क्या मैं उसे यहाँ आने के लिए कहूँ? तैरते हुए द्वीप पर एक संक्षिप्त नजर डालने के बाद लॉन्च ने अपना हाथ हिलाया और इसे एक उच्च आयाम में छिपा दिया। जिया, लॉन्च, शिलिंग और मायस के अलावा कोई और तैरते द्वीप के निशान नहीं ढूंढ सका। होंगशान ग्रह साफ नीले वातावरण से गुजरने के बाद उनकी दृष्टि की रेखा में एक लाल काला सागर दिखाई दिया। जिया और लड़कियों ने समुद्र से ठंडी और ताज़ा हल्की हवा का स्वाद लेते हुए आकाश में ऊंची उड़ान भरी। लॉन्च उसके नर्म फ्लाइंग निम्बस की सवारी कर रहा था। वह उनके साथ प्लेनेट होंगशान भी आई थी। होंगशान ग्रह के ऊपर का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 12 गुना था। एक साधारण पृथ्वीवासी इस तरह के गुरुत्वाकर्षण को सहन करने में सक्षम नहीं होगा। इस प्रकार स्वाभाविक रूप से लॉन्च भी नहीं हो सका। इसलिए प्लेनेट होंगशान की भूमि पर लौटने से पहले जिया ने पहले डुओकेला को पाया और उसे इसे विकसित करने दिया। एक उपकरण जो गुरुत्वाकर्षण को कम करता है। ये वास्तव में फीदिया लोगों के लिए काफी सरल था। उन्हें ग्रेविटी मशीन का अनुभव था। एंटी ग्रेविटी उपकरण विकसित करना एक नकल बनाने जैसा था। उन्होंने इसे बहुत कम समय में पूरा कर लिया। ब्रेसलेट टाइप ग्रेविटी रिड्यूसिंग डिवाइस के साथ लॉन्च ने जिया का पीछा किया और प्लेनेट होंगशान में पहुंचे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिया का इंस्टेंट ट्रांसमिशन उनके फ्लाइंग निम्बस को भी साथ लाएगा। जैसा कि यह पृथ्वी छोड़ने का उसका पहला मौका था, ग्रह होंगशान पर सब कुछ उसके लिए नवीनता से भरा था, जैसे लाल काला सागर। वह नहीं जानती थी कि महासागर आसमानी नीले रंग को छोड़कर लाल काले रंग के भी हो सकते हैं। बेशक महासागरों में रंग नहीं होते हैं। ये लाल काला रंग जो वह देख सकती थी वह रंग है जो प्रकाश को अवशोषित करने के बाद प्रकट हुआ था। आगे वह शहर है जहां सयान रहता है। मायस ने धुंधली पृष्ठभूमि की ओर इशारा किया जो दूरी में दिखाई दे रही थी। वह ऊर्जावान थी और एक टूर गाइड बन गई। उसने लॉन्च करने के लिए प्लेनेट होंगशान के हर दृश्य को पेश किया। वास्तव में यहाँ तक कि मायस खुद इनमें से कई स्थानों पर नहीं गए थे। ओह मम्मा, लॉन्च ने एक उत्सुक बच्चे की तरह सिर हिलाया। नॉवल यूएसबी कॉम। अचानक लॉन्च के बालों ने उसकी अपनी नाक को छू लिया। आचू। नीले बालों वाला लॉन्च सुनहरे बालों वाले लॉन्च में बदल गया, जिसका एक बुरा व्यक्तित्व है। फ्लाइंग निम्बस सुनहरे बालों वाले लॉन्च के वजन को सहन नहीं कर सका, इसलिए एक चीख के साथ सुनहरे बालों वाला लॉन्च फ्लाइंग निम्बस से गिर गया। वाह, मदद करो, मदद करो। सुनहरे बालों वाला लॉन्च मदद के लिए चिल्लाया। अचानक एक शक्तिशाली हाथ ने उसे पकड़ लिया। इस समय के बाद आपने अभी भी उड़ान तकनीक नहीं सीखी है? जिया की स्पष्ट आवाज सुनाई दी। लगभग 3 साल बीत चुके थे और सुनहरे बालों वाले लॉन्च की बैटल पावर 40 अंकों से बढ़कर 112 अंक हो गई थी। आमतौर पर ये युद्ध शक्ति फ्लाइंग तकनीक में महारत हासिल करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, लेकिन सुनहरे बालों वाला लॉन्च इस पहलू में काफी बेवकूफ लगता है। अब तक उसने अप्रत्याशित रूप से अभी भी इसे नहीं सीखा था। ये फिर से कैसे है? सुनहरे बालों वाला लॉन्च कुछ हद तक गुस्से में था। अगर तुम फिर से इस तरह का रवैया दिखाओगे तो मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। मत करो, मत करो। सुनहरे बालों वाली लॉन्च घबरा गई और जल्दी से अपना स्वर बदल दिया। डर था कि जिया उसे नीचे फेंक देगा। उसने अपनी पिछली गलती से सबक सीखा था। अतीत में जिया ने उसे आकाश में ऊंचाई से नीचे फेंक दिया था, इसलिए सुनहरे बालों वाले लॉन्च ने फिर से लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि वह जाने देगा। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 222। उनकी मदद करें तो जिन, मैं आपसे कोमल व्यक्तित्व वाले कुछ सहियां चुनने के लिए कहना चाहता हूं और लॉन्च को सेंजू बीन्स वृक्षारोपण का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए फ्लोटिंग द्वीप पर उनके साथ जाएं। जिया ने बाडॉक के घर पहुंचने पर बाडॉक की पत्नी को अपना विचार दिया। तैरता हुआ द्वीप होंगशान ग्रह के एक उच्च आयामी स्थान में स्थित था। उस पर कोई नहीं था, इसलिए जिया लॉन्च के लिए साथी के रूप में कुछ सयान महिलाओं को खोजने का इरादा रखता है, और पहली महिला जिसे वह मानता था वह बाडॉक की पत्नी गिन थी। ठीक है, ये मुझ पर छोड़ दो। ओह, वैसे आपको तैरते द्वीप पर कितने लोगों की आवश्यकता है? गिन ने समझ में सिर हिलाया। प्लेनेट होंगशान पर वह मूल रूप से रसद के लिए जिम्मेदार है। सेंजू बीन्स का महत्व भी उसके लिए बहुत स्पष्ट था। जिन मादा सयों को सेंजू बीन्स वृक्षारोपण के लिए चुना जाना था, उन्हें कठोर परीक्षणों से गुजरना पड़ा। आपके अलावा 8 और चुने। जिया ने थोड़ा सोचने के बाद कहा। लॉन्च सहित फ्लोटिंग द्वीप के आकार को देखते हुए 10 लोग पर्याप्त होने चाहिए। जिन ने सिर हिलाया। फिर उसने अनियंत्रित सुनहरे बालों वाले लॉन्च को देखा, जो किनारे पर खड़ा था, और अंदर से सोचा, ऐसा लगता है कि वह लड़की है। लॉन्च, जिसके बारे में सर जिया ने बात की थी, वह काफी व्यक्तित्व है। सुनहरे बालों वाले लॉन्च का असभ्य रवैया गिन की आंखों में कोई बड़ी बात नहीं थी। ब्रह्मांड में सहियां असभ्य और असभ्य का पर्याय हुआ करते थे। यद्यपि ग्रह होंगशान में आने के बाद ये कुछ हद तक कम हो गया था, लेकिन सयन अभी भी अपने साहसी और अनियंत्रित स्वभाव को नहीं बदल सके। सुनहरे बालों वाले लॉन्च का गुस्सा सयान के गुस्से के साथ तुलना करने पर कुछ भी नहीं था। नॉवल यूएसबी कॉम। ओह, वैसे बाडॉक कहाँ गया था?
जिया ने पूछा, ये देखते हुए कि उसने बर्डॉग को सदियों से नहीं देखा था। जिन हंसे। एलिस और लैरे पहले से ही 5 साल के हैं। वे अब उस उम्र में हैं जहां उन्हें मिशन को पूरा करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। इसलिए बारडॉग ने गुप्त रूप से उनकी रक्षा के लिए पीछा किया। जिया दंग रह गया। पलक झपकते ही सोन गोकू की छोटी बहन एलिस 5 साल की हो चुकी थी। फिर वह हंसे। उसकी उम्र में ग्रह होंगशान के नियमों के अनुसार बाहर जाना और मिशन को अंजाम देना अनिवार्य था। बारडॉग गुप्त रूप से उनकी रक्षा कर रहा है, इसलिए दोनों बच्चों की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिया मुस्कुराया। इसके तुरंत बाद जिया सुनहरे बालों वाले लॉन्च के साथ रवाना हो गया, जबकि गिंग ग्रह होंगशान के सेयांस के प्रशासन कार्यालय के लिए रवाना हो गया, जहां ग्रह होंगशान पर सभी सेयान की जानकारी रखी गई थी। जिन लोगों को गिंग चुनना चाहता था, उन्हें बहुत मजबूत होने की आवश्यकता नहीं थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे मेहनती थे। जिया के घर में वापस माइल्स उत्साहित होकर फिर से बाहर चले गए। लॉन्च को उसके साथ प्लेनेट होंगशान पर खरीदारी करने के लिए ले गए। स्वाभाविक रूप से सुनहरे बालों वाला लॉन्च अनिच्छुक था, लेकिन वह उत्साही मायस को हतोत्साहित करने में सक्षम नहीं था। हालांकि जिया के विचार में मायस बस दिखावा करने जा रहे थे। ... अगले दिन बहुत शांतिपूर्ण थे। वे उतने परेशान नहीं थे जितना कि एक महाकाव्य उपन्यास में अक्सर सामने आता था। 3 दिन बाद जिन ने उन सभी कर्मियों का चयन करना समाप्त कर दिया जो सेंजू बीन्स वृक्षारोपण की देखभाल के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने 8 सयन महिलाओं का चयन किया था, जिनके पास सभी सुंदर आंकड़े और खूबसूरत शरीर थे। लॉन्च उन्हें सेंजू बीन्स प्लांटेशन में ले जाएं। जिया आया और लॉन्च करने के लिए कहा। हाँ, लॉन्च ने थोड़ा सिर हिलाया। सेंजू बीन वृक्षारोपण के प्रभारी व्यक्ति के रूप में वह पहले से ही जानती थी कि क्या करना है, इसलिए वह फ्लाइंग निम्बस पर चढ़ गई और सयान महिलाओं को दूर ले गई, जो होंगशान ग्रह के एक प्रमुख जंगल के ऊपर आकाश में पहुंची। उसके छोटे से हाथ ने आकाश में एक इशारा किया और आकाश अचानक दर्पण की तरह फट गया। दरार की जिगजैगिंग लाइन तेजी से बढ़ी और उच्च स्तरीय आयाम में जाने वाला मार्ग दिखाई दिया। एक विशाल पहाड़ जैसा द्वीप बाहर से बेहोश होकर देखा जा सकता था। ... लॉन्च और अन्य लोगों के जाने के बाद जिया बैठ गया। उसने एक कप चाय उठाई और एक चुस्की ली। इस समय चालिन, जो प्लेनेट होंगशान के दैनिक प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था, जानकारी के ढेर के साथ आया। सर जिया, एक व्यक्ति बॉस करुक कॉमर्स एलायंस का एजेंट होने का दावा करता है, जो ग्रह होंगशान में आया है। वह कहता है कि वह नेता को देखना चाहता है। कॉमर्स एलायंस एजेंट। जिया ने चाय का प्याला अपने हाथ में रख लिया। उसकी भौहें थोड़ी झुकी हुई थीं। कॉमर्स एलायंस एजेंट के शीर्षक ने उन्हें यूनिवर्स 6 के यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस की याद दिला दी। क्या ब्रह्मांड 7 में भी एक समान संगठन है? यूनिवर्स 6 में जिया के अनुभव के कारण उन्हें तथाकथित कॉमर्स एलायंस की अनुकूल छाप नहीं थी। थोड़ा सोचने के बाद जिया ने चालिन से कहा, चूंकि वह यहाँ है तो मैं उसे देखूंगा। मुझे उम्मीद है कि कॉमर्स एलायंस यूनिवर्स 6 की तरह पूरी तरह से अनुचित संगठन नहीं है। बॉस करुक ग्रह होंगशान में क्यों आए, ये स्पष्ट होगा अगर कोई इसके बारे में थोड़ा सोचता है। वह होई पोई कैप्सूल के कारोबार की वजह से आया होगा। अब जब ईस्ट एरिया में होई पोई कैप्सूल का व्यवसाय सफलतापूर्वक फल फूल रहा था, तो ये सोने की बाल्टी की तरह था जिसने आखिरकार कुछ लोगों को समृद्ध मुनाफे का लालच दिया था। पता नहीं ये बॉस करुक किस तरह की शर्तों का प्रस्ताव देगा। जिया मुस्कुराया। यदि दूसरा पक्ष व्यवसाय करने में ईमानदार है, तो प्लेनेट होंगशान स्वाभाविक रूप से उनका स्वागत करेगा। लेकिन अगर वे मुनाफे का हिस्सा रखने की सोच रहे हैं, तो मुझे खेद है, अब प्लेनेट होंगशान उनसे बिल्कुल नहीं डरता है। अब ग्रह होंगशान सयान समान नहीं थे जब वे एक खेदजनक स्थिति में ग्रह वेगेटा से भाग गए थे। कई वर्षों तक विकसित होने के बाद उनकी ताकत पहले से ही पृथ्वी को हिला देने वाले परिवर्तनों से गुजर चुकी थी। इसके अलावा, जैसा कि जिया, जो एक सुपर सयान था, ने व्यक्तिगत रूप से कमान संभाली थी, प्लेनेट होंगशान को किसी भी बल का डर नहीं था। थोड़ी देर बाद जिया सयान मुख्यालय के अतिथि हॉल में आया, जहां उसने तथाकथित बॉस करुक को देखा। बॉस करुक, क्या बात तुम्हें यहाँ ले आई? जो लोग आए हैं वे मेहमान हैं। जिया मुस्कुराया और अपने सामने बड़े बड़े बैंगनी एलियन से कहा। करुक अपने साथ कुल 4 अंगरक्षक लेकर आए थे। जिया ने उन्हें संक्षेप में देखा। उनकी युद्ध शक्तियां 20,000 और 30,000 के बीच थीं। ब्रह्मांड में उन्हें बुरा नहीं विशेषज्ञ माना जाएगा। यहाँ तक कि फ्रीजा के दाहिने हाथ के आदमी डोडोरिया के पास 20,000 से कम युद्ध शक्ति है। करुक ने सिगरेट पर एक लंबा खींच लिया और एक स्वैगर के साथ सोफे पर बैठ गया। प्लेनेट होंगशान के नेता, मेरे आगमन का उद्देश्य बहुत सरल है। मुझे उम्मीद है कि आपके हाथों से पूर्वी क्षेत्र में होई पोई कैप्सूल के वितरण व्यवसाय का अधिग्रहण करूंगा। हाँ, सच बताऊं तो इस ईस्ट एरिया में मेरे कारुक का बिजनेस चैनल काफी विशाल है। होई पोई कैप्सूल के व्यवसाय को मुझे सौंपना निश्चित रूप से आपके ग्रह होंगशान द्वारा इसे छोटे ग्रह बाकुफ पर रखने से बेहतर है। जैसे ही करुक ने अपना मुंह खोला, उसका रवैया एक नर शेर की तरह था, बेहद अभिमानी। उनके विचार में, क्योंकि प्लेनेट होंगशान के फोर्स ने
होई पोई कैप्सूल के व्यवसाय को प्लेनेट बाकूफ तक सीमित कर दिया था, इसलिए उत्पन्न लाभ बहुत विरल थे। यह एक सोने के पहाड़ की रखवाली करने के बराबर था, लेकिन यह नहीं पता था कि इसकी खुदाई कैसे की जाए। इस तरह से व्यवसाय कैसे किया जा सकता है? हाँ, ये सैयां सिर्फ एक असभ्य जाति हैं, जैसा कि अपेक्षित था। उनके पास कोई व्यावसायिक दिमाग नहीं है। तो बॉस करुक क्या कीमत देने को तैयार है? जिया ने गहरी दिलचस्पी के साथ पूछा। कीमत? नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि आपने मुझे गलत समझा है, श्री नेता। मेरा मतलब ये है कि आप मुझे होई पोई कैप्सूल की पूरी तकनीक दें, और बदले में मैं आपको मुनाफे का 30% मुफ्त में दूंगा, करुक ने गर्व से कहा। 30% लाभ कम नहीं है। केवल होई पोई कैप्सूल के व्यवसाय को करुक को सौंपकर, जो तब करुक के चैनलों के माध्यम से कार्य करेगा और मुनाफे में वृद्धि करेगा। ईस्ट एरिया के कॉमर्स एलायंस में करुक जो कुछ भी कहता है वह उपयोगी था। जब तक उन्हें होई पोई कैप्सूल की तकनीक पर हाथ मिला, तब तक यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस में उनकी स्थिति में बहुत सुधार होगा। उस समय वह अब पूर्वी क्षेत्र का एक सरल और महत्वहीन एजेंट नहीं होगा। उनका लक्ष्य एक पूरी आकाशगंगा का एजेंट बनना है। वह बॉस करुक के विचार वास्तव में अच्छे हैं, लेकिन मैं मना कर देता हूँ। जिया मुस्कुराया। क्या आप नापसंद करते हैं कि प्रस्तावित लाभ पर्याप्त नहीं है? आपको ये जानना होगा कि होई पोई कैप्सूल मुझे सौंपने के बाद मैं आपको जो 30% लाभ दे रहा हूँ, वह आपके वर्तमान कुल लाभ से बहुत अधिक होगा। करुक ने भौहें सिकोड़ी। हम प्लेनेट होंगशान केवल दूसरों के लिए होई पोई कैप्सूल के वितरक के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास होई पोई कैप्सूल की तकनीक को स्थानांतरित करने का कोई अधिकार नहीं है, जिया ने कहा। अरे, मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं जानता। मेरी जांच के बहुत स्पष्ट परिणाम सामने आए। आपके पास ग्रह होंगशान के बाहर कोई सहकारी भागीदार नहीं है। होई पोई कैप्सूल एक तकनीक है जिसे आपने विकसित किया है। करुक का स्वर निर्दयी हो गया। चूंकि प्लेनेट होंगशान व्यवसाय और उसके मुनाफे को उसे सौंपने के लिए तैयार नहीं थे, तो वे उसके दुश्मन हैं। हे, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जिया ने अपने हाथ फैलाए, फिर तुरंत उसने आदेश दिया, चालिन, मिस्टर करुक को बाहर दिखाओ। तुम। करुक को गुस्सा आ गया और उसने अपना हाथ हिलाया और उसके 4 अंगरक्षक आगे बढ़े, जिससे चालिन का रास्ता अवरुद्ध हो गया। बॉस करुक, हमारे नेता ने आपको जाने के लिए कहा है। लेकिन कारुक अपनी जगह से थोड़ा सा भी नहीं हिला, सोफे पर घमंड में बैठा रहा। क्या आप चाहते हैं कि हम ये करें? चालिन ने भौहें सिकोड़ी, उसका रंग डूब गया। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और प्लेनेट होंगशान के गार्डियन कॉप के सदस्यों का एक बड़ा समूह गेस्ट हॉल में पहुंचा। मिस चालिन, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मेलोस, नेता ने इन लोगों को ग्रह होंगशान छोड़ने के लिए कहा है, लेकिन वे तैयार नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि क्या करना है? चालिन ने मेलोस नाम के युवा सयान को देखा और कहा। क्या उन्होंने नेता के आदेशों के खिलाफ जाने की हिम्मत की? भाइयों, उन्हें यहाँ से बाहर निकालने में मदद करो। चालिन के आदेश को सुनकर सयान, जिसे मेलोस कहा जाता था, ने अपने चेहरे पर एक अशुभ चमक प्रकट की। वह उत्सुकता से अपने बगल में अन्य सैया पर चिल्लाया। इसके तुरंत बाद गार्डियन कॉप के सदस्यों ने करुक और उनके अंगरक्षकों को घेर लिया। बॉस, स्थिति अच्छी नहीं लग रही है, क्या हम पहले छोड़ दें? एक अंगरक्षक का चेहरा अचानक बदल गया और उसने करुक से कहा, क्या आप भी उनके साथ ही नहीं हैं? करुक पहले तो हक्का बक्का रह गया, फिर उसने शांत चेहरे से पूछा, हाँ। अपने 4 अंगरक्षकों को सिर हिलाते देख करुक का चेहरा बदसूरत हो गया और उसकी बैंगनी त्वचा कांपने लगी। उसने अपनी सिगरेट को फर्श पर गिरा दिया और सिगरेट बुझाते हुए उस पर अपने पैर की मुहर लगा दी। फिर वह जिया की ओर मुड़ा और कहा, प्लेनेट होंगशान के नेता, अगर आप सहयोग नहीं करना चाहते हैं तो ये ठीक है। बस याद रखें कि आपने वास्तव में एक उत्कृष्ट अवसर खो दिया है। अपनी बात कहने के बाद करुक ने कड़वाहट से सिर हिला दिया। चलो चलते हैं। ठंडी आवाज में आदेश जारी करने के बाद करुक ने मोर्चा संभाला और गेस्ट हॉल से बाहर चले गए। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 223। जान गया का अतीत। करुक और उसके 4 अंगरक्षकों के जाने के बाद मेलोस, चालिन और अन्य सैयन हिकारत से हंसे। यह व्यापारी सयान के हाथ से लाभ लूटना चाहता है। वह वास्तव में एक बेवकूफ है। सर जिया, आपने हमें उन्हें पीछे रहने की अनुमति क्यों नहीं दी? मेलोस मुस्कुराया और पूछा। जिया ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा, कॉमर्स अलायंस आसान नहीं है। हालांकि करुक पूर्वी क्षेत्र में केवल एक एजेंट है। कुत्ते को पीटने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि उसका मालिक कौन है। इसलिए यदि कोई बड़ा संघर्ष नहीं है तो हत्या न करना बेहतर है। बेशक अगर वह करुक व्यवहार कुशल नहीं है तो उसे हमें असभ्य होने के लिए दोषी नहीं ठहराना चाहिए। किसने सोचा होगा कि होई पोई कैप्सूल से होने वाला मुनाफा इतनी जल्दी दूसरों का ध्यान आकर्षित करेगा। करुक पहले हैं, लेकिन वह आखिरी नहीं होंगे। करुक को जाने देना इसलिए था क्योंकि चेतावनी देने में कोई बुराई नहीं है। करुक की घटती आकृति को देखते हुए जिया की आंखें ठंडी रोशनी से झिलमिला उठीं। लियो, अभी यह सब क्या था? क्या आप वास्तव में उनके मैच नहीं थे? करुक अपने अंगरक्षक की ओर मुड़ा और पूछा, उनके अंतरिक्ष यान के ग्रह होंगशान छोड़ने के ठीक बाद
इन सभी अंगरक्षकों को भारी कीमतों के लिए वाणिज्य गठबंधन के भीतर से काम पर रखा गया था और उनमें से प्रत्येक में असाधारण ताकत थी। अंगरक्षक लियो ने जवाब दिया, हाँ बॉस, वे सहियां सरल नहीं हैं। बॉस, आप जानते हैं कि मेरे पास दूसरों की ऊर्जा को समझने की महाशक्ति है। मुझे पता चला कि उन सैयों की युद्ध शक्ति 10,000 से ऊपर थी। अगर हम उनसे लड़ते तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता। क्या सैया इतने शक्तिशाली हैं? तरुक भी डर गया। पूर्वी क्षेत्र में वाणिज्य गठबंधन के एजेंटों में से एक के रूप में उनकी व्यक्तिगत युद्ध शक्ति कुछ खास नहीं थी। वह अपने परिवार की सेनाओं और उनके द्वारा नियंत्रित कई संसाधनों पर निर्भर था। जब उसने सुना कि सैयों के पास 10,000 तक की युद्ध शक्तियां हैं, तो वह डर गया। बॉस, वह ग्रह होंगशान सरल नहीं है। उन सैयों के अलावा जो अंदर आए थे, मैंने हमारे आसपास फैली अनगिनत उच्च तीव्रता वाली ऊर्जाओं की भी खोज की, इसलिए मैंने जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं की। प्लेनेट होंगशान के नेता की ताकत के बारे में क्या? नाक भान से कोड़ते हुए करुक ने विषय बदल दिया और पूछा। लियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह भी मुझे अजीब लगता है। मैं उनके नेता की ताकत का पता नहीं लगा सका। वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति लगता है। नहीं, सैयों का नेता कभी भी एक साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। उसकी ताकत छिपी हुई होगी, इसलिए तुम भी इसे समझ नहीं सके। इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। ये ग्रह होंगशान वास्तव में सरल नहीं है। ये होई पोई कैप्सूल से मुनाफे के बारे में दुर्भाग्यपूर्ण है। उन अदूरदर्शी लोगों में उन्हें खोना वास्तव में अफसोस की बात है। कारुक ने अफसोस से अपना सिर हिलाते हुए कहा। बॉस, क्या आप कॉमर्स अलायंस के एजेंट नहीं हैं? कॉमर्स अलायंस के लोगों से कार्रवाई करने के लिए क्यों नहीं कहा जाता? वे सभी वाणिज्य गठबंधन से थे, इसलिए वे स्पष्ट रूप से समझते थे कि वाणिज्य गठबंधन का अस्तित्व कितना भयावह था, विशेष रूप से वे अधिपति जो एक स्टारफील्ड के क्षेत्र पर शासन करते हैं। कॉमर्स अलायंस से पहले बाकी सभी को अपना अहंकारी सिर झुकाना पड़ता था, लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो मुनाफे को कई लोगों के बीच विभाजित करना होगा। करुक हिचकिचा रहा था, लेकिन कुछ गंभीर विचार के बाद उसने अभी भी दर्दनाक रूप से एक निर्णय लिया। इसे भूल जाओ, इसे थोड़ा विभाजित होने दो। ये कुछ भी नहीं मिलने से बेहतर है। कॉमर्स अलायंस के लोगों को कार्रवाई करने दें। क्या वेस्ट एरिया के राजा डेविडो अन्य आकाशगंगाओं तक अपनी पहुंच का विस्तार नहीं करना चाहते हैं? कॉमर्स अलायंस के कनेक्शन का उपयोग करके किंग डेविडो से संपर्क करें। उसे बताओ कि मैं एक बड़े व्यवसाय पर उसके साथ सहयोग करना चाहता हूँ। करुक ने अपना दिल कड़ा कर लिया और कहा, राजा डेविडो, यह एक पीढ़ी ओवरलॉर्ड है। उनके सभी अंगरक्षकों ने प्रशंसा दिखाई। हे, इस बार ये ग्रह होंगशान है जिसे अपमानित किया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि राजा डेविडो उत्तरी क्षेत्र के राजा कोल्ट के साथ क्षेत्रों के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। वह वर्तमान में पूरे पश्चिम क्षेत्र पर शासन करने वाला सर्वोच्च अधिपति है। यदि वह कार्रवाई करने के लिए तैयार है, तो क्या ग्रह होंगशान पर वे सैयान अभी भी होई पोई कैप्सूल की तकनीक की पेशकश करने से इनकार कर देंगे? इस समय पूर्वी क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में एक अपरिचित ग्रह पर नारंगी बालों वाली जंगिया अपने घुटनों को गले लगा रही थी, जबकि एक विशाल पेड़ पर ऊब कर बैठी थी जो दसियों मीटर लंबा था। प्लेनेट बहत छोड़ने के बाद जंगिया ने पूरे ब्रह्मांड की यात्रा की, अपनी भूली हुई यादों को खोजने की कोशिश की। उसकी 200,000 साल पुरानी नींद में इतना समय लग गया था। अब उसकी स्मृति में एक अंतराल प्रतीत होता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वह आखिरकार कुछ याद करने में सक्षम थी। सबसे पहले उसका नाम जांगिया है, एक बहुत शक्तिशाली सुपर सोल्जर। अपनी उत्पत्ति के लिए जांगिया केवल थोड़ा सा याद कर सकती थी। ये फीदया नामक ग्रह से संबंधित प्रतीत होता था। जैसे ही जांगिया पेड़ पर बैठी थी, एक ठंडी हवा ने उसके सुंदर बालों को फड़फड़ाने का कारण बना दिया और उसकी छाती पर पेंडेंट लहराता रहा और झंझनाहट की आवाजें निकालता रहा। ग्रह फीदया, ये किस तरह का ग्रह हो सकता है? क्या यह मेरा माता पिता स्टार है? उस समय उसके शरीर में ऊर्जा संवेदन उपकरण ने उसके पास आने वाले 3 बेहद शक्तिशाली ऊर्जा हस्ताक्षरों का पता लगाया। इन ऊर्जा हस्ताक्षरों के मालिक उससे बिल्कुल भी कम नहीं थे। वे कौन हो सकते हैं? उनके पास ऐसी शक्ति है, और यह परिचित भावना क्या है? जांगिया की आकर्षक भौहें थोड़ी झुर्रीदार थीं, फिर वह खड़ी हो गई और दूर से सीधे आगे देखने लगी। जल्द ही दूर से 3 गहरी नीली शानदार चमक आईं और पलक झपकते ही जांगिया के सामने 3 आकृतियां दिखाई दी। अरे जांगिया, लंबे समय से नहीं देखा। उन 3 नए आगमनों में से एक छोटी आकृति जांगिया पर चिल्लाई, तुम हो बुजम, बिडो और कोगु। जांगिया ने अपने सामने 3 लोगों को देखा और थोड़ी देर बाद उसने प्रतिक्रिया दी और आश्चर्य से बात की। हा, तुम अभी भी हमें याद करते हो? बुजिन नामक एलियन ने हार्दिक हंसी के साथ कहा। novelUSB.com। जांगिया, आप 200,000 वर्षों से सो रहे हैं। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि हमारे शरीर में संचार उपकरणों ने महसूस किया कि आप जाग गए हैं, तो हमें कितने साल इंतजार करना होगा? बॉस बोजैक कैसा है? जांगिया ने अपनी याददाश्त का थोड़ा सा हिस्सा बरामद किया। वह याद कर सकती थी कि ये तीनों 200,000 साल पहले से उसके साथी थे।
वह ये भी याद कर सकती थी कि उसके पास बोजैक नामक एक बॉस था। जब आप सो गए थे क्योंकि आप एक लड़ाई में लाल बालों वाले सैयान द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तो बॉस बोजैक को भी लाल बालों वाले सैयन ने बहुत जल्दी हरा दिया था। बाद में वह फिर सुनहरे बालों वाले सुपर सैया में भाग गया। अंत में, हालांकि वह सौभाग्य से नहीं मरा, 4 केस जो बाद में दौड़े ने उसे एक अज्ञात स्थान पर सील कर दिया। बिडो और मैंने कई सालों तक खोज की, लेकिन हम अभी भी उसे नहीं ढूंढ पाए हैं। बुजिन ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उन्होंने पिछले हजारों वर्षों में क्या हुआ था। जब जांग्या लाल बालों वाले सैयान द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था, तो उनके बॉस बोजैक को भी जल्दी से हराया गया था। फिर वह एक सुपर सैयान द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था जो अचानक दिखाई दिया था। इसलिए वे नहीं जानते कि उन्हें कहां सील किया गया था। उनकी खोज से परिणाम नहीं मिले, इसलिए उन्होंने मिल्की वे गैलेक्सी को छोड़ दिया, केवल हाल के वर्षों में लौट आए। लाल बाल वाले सैया बुजिन का विवरण सुनने के बाद जांग्या ने अपना सिर नीचे किया और खुद से बुदबुदाया। एक भयंकर सिरदर्द अचानक आया और उसे आखिरकार कुछ याद आया। हाँ, ये सब उस लाल बालों वाले सैया की वजह से है। अगर वह नहीं होता तो मैं इतनी देर तक सो नहीं पाता। और वह सुपर सैया। जांग्या को बहुत सी बातें याद थीं, लेकिन जांग्या, आप आश्वस्त रह सकते हैं, सैयान जाति को पहले से ही किसी ने अपने मूल स्टार के साथ नष्ट कर दिया है। अब ब्रह्मांड में कोई सैया नहीं बचे हैं। बिडो ने जांग्या को आराम देने के लिए हंसते हुए कहा। जब उन्होंने सैया का जिक्र किया तो उनके हाव भाव बेहद तिरस्कारपूर्ण लग रहे थे। कोई सैया नहीं है, असंभव, मैंने हाल ही में एक सुपर सैया देखी। जांग्या ने आश्चर्य से अपना सिर हिला दिया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 224, राजा डेविडो का परिवार। आपको गलत याद आया होगा। वर्तमान युग में अभी भी सुपर सैया जैसा कुछ कैसे हो सकता है? बिडो मुस्कुराया, क्योंकि उसने जांग्या से कहा था। जांग्या के शब्दों का खंडन करने के तुरंत बाद वह अपने मन में एक सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जांग्या, ये लड़की, वह वास्तव में लंबे समय से सो रही है, यहाँ तक कि उसकी यादें भी अव्यवस्थित हो गई हैं। नहीं, मैंने वास्तव में ग्रह पर एक सुपर सैयान देखा जिस पर मैं जाग गया, और मैंने अपने हाथों से एक फ्रॉस्ट दानव को भी मार डाला। जांग्या ने अपना सिर हिलाया और बिडो के शब्दों का खंडन किया। इस मामले को उसने बहुत पहले अनुभव नहीं किया था, इसलिए उसके लिए गलत याद रखना असंभव था। क्या ऐसा हो सकता है कि एक सुपर सैयान वास्तव में मौजूद है? बोलने वाला कोगु था, जो अपनी पीठ पर एक लंबी तलवार लिए हुए था। इन कई लोगों के बीच उन्हें काफी बुद्धिमान माना जाता था। उसे विश्वास नहीं था कि जांग्या की याददाश्त अव्यवस्थित थी। फिर एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि ब्रह्मांड में वास्तव में एक सुपर सैयान मौजूद है। लेकिन क्या ये संभव है? यदि ब्रह्मांड में वास्तव में एक सुपर सैयान था, तो जब वेगेटा ग्रह के सैयान को फ्रॉस्ट दानव जाति द्वारा गुलाम बनाया गया था, और यहाँ तक कि जब वे अंत में नष्ट हो गए थे, तो वह क्यों नहीं दिखाई दिया? हाँ, जांग्या ने निश्चितता के साथ सिर हिलाया। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुपर सैयान वास्तव में मौजूद है या नहीं। चिंता की कोई बात नहीं है। जब तक कोई लाल बालों वाला सैयान मौजूद नहीं है, हमारी वर्तमान प्राथमिकता उस जगह को ढूंढना है जहां बॉस बोजैक को सील कर दिया गया था, बुचिन ने कहा। उनके शब्दों में ये देखा जा सकता है कि उन्होंने सुपर सैया को अपनी आंखों में नहीं रखा। उनकी नज़र में महत्वहीन सुपर सैयान एक साधारण सैयान की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली था। उस समय, अगर वे लाल बालों वाले लड़के से गंभीर रूप से घायल नहीं थे, तो उन्हें सुपर सैयान के हाथों कैसे हराया जा सकता था जो बाद में आया था? उस समय, अगर 4 ग्रैंड काय ने उस पल का फायदा नहीं उठाया होता जब बॉस बोजैक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तो बॉस को किसी अज्ञात स्थान पर सील नहीं किया गया होता। जिस स्थान पर उसे सील किया जा रहा है, वह मिल्की वे गैलेक्सी में होना चाहिए। सवाल ये है कि यह कहाँ है? जब तक वे उस जगह को ढूंढ सकते थे जहां बॉस बोजैक को सील किया जा रहा था, और फिर उसे बचा लें। उस समय, अपने 5 लोगों की ताकत के साथ, वह मानता है कि पूरा ब्रह्मांड उनके हाथों में पड़ जाएगा। ठीक है, जांग्या और बिडो दोनों ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, इसके अलावा उस सुपर सैयान पर भी ध्यान दीजिए जिसे जांग्या ने देखा है। हो सकता है कि कहीं अन्य सैया भी हों जिन्हें हम नहीं जानते हैं। सैया दौड़ को खत्म किया जाना चाहिए। तलवारबाज कोगु की नीली आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उन्हें पहले एक सैयान से नुकसान हुआ था, हालांकि उस अलग तरह के लाल बालों वाले सैयान अभी भी ब्रह्मांड में मौजूद नहीं होना चाहिए, लेकिन अप्रत्याशित से बचाने के लिए सैयान दौड़ को पूरी तरह से नष्ट करना पड़ा। हाँ, हम सैया को छोड़ नहीं सकते। जांग्या, आपको पहले उस सुपर सैयान को मारना चाहिए था, जांग्या के बगल में खड़े बिडो ने कहा। अप्रसन्न, जांग्या ने कहा, मैं उस समय जाग गया था और इसके बारे में नहीं सोचा था। उन्होंने कहा, बहुत हो गया, इसके लिए जांग्या को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके बारे में कैसे? जैसा कि हम में से सिर्फ 4 होते हैं, हम में से प्रत्येक एक आकाशगंगा में जाएगा। मैं पश्चिम आकाशगंगा में जाऊंगा, बिडो दक्षिण आकाशगंगा में जाएगा, और पूर्व और उत्तरी आकाशगंगाओं को कोगु और जांग्या के लिए छोड़ दिया जाएगा। हमारा प्राथमिक उद्देश्य उस जगह को ढूंढना है जहां बॉस बोजैक को सील किया जा रहा है।
यदि आप सैया का सामना करते हैं तो बस उन्हें मार डालें। हर कोई क्या सोचता है? बुजिन ने लापरवाही से एक व्यवस्था की। अच्छा चलो इसे इस तरह करते हैं। कोई बात नहीं। सभी को लगा कि कोई समस्या नहीं है और थोड़ी देर बाद वे 4 अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े। उनके आगमन के कारण 4 बड़ी आकाशगंगाओं में महान तरंगें उठीं। पूर्वी काय के ग्रह पर ईस्ट काय, जो जान गया के ट्रैक का बारीकी से पालन कर रहा था, घबरा गया। लानत है, मैंने क्यों नहीं सोचा कि महिला बोजैक से संबंधित हो सकती है, वही नारंगी बाल और सियान त्वचा। मुझे इसके बारे में बहुत पहले सोचना चाहिए था। पूर्वी काय पछताया और परेशान था। उसका मोटा शरीर कांप रहा था। 200,000 साल पहले खुद को गैलेक्सी सोल्जर्स कहने वाले ये ताकतवर लोग अचानक ब्रह्मांड में प्रकट हुए और पूरा ब्रह्मांड आतंक के राज में उलझ गया। अंत में महान ग्रैंड काय ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की और बड़ी कठिनाई से बोजैक को ब्रह्मांड में कहीं सील कर दिया। लेकिन किसने सोचा होगा कि वास्तव में अभी भी ऐसे 4 लोग हैं। उनका उद्देश्य 4 कैस की संयुक्त मुहर को पूर्ववत करना और बोजैक को रिहा करना है। एक बार जब वे सफल हो जाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड फिर से अराजकता में उलझ जाएगा। नहीं, ये ग्रैंड काय को सूचित किया जाना चाहिए। ईस्ट काय ने इस पर विचार किया और महसूस किया कि उसे अभी भी ग्रैंड काय को बताना चाहिए और उसे निर्णय लेने देना चाहिए। यदि यह वास्तव में काम नहीं करेगा तो वे केवल अंडरवर्ल्ड के नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं और ग्रैंड काय के ग्रह के विशेषज्ञ कदम उठा सकते हैं। हाँ, मैं बस यही करूंगा। पूर्वी काय अपने ग्रह के केंद्र में चला गया। उसके सिर के शीर्ष पर 2 एंटेना ने एक अजीब विद्युत तरंग भेजी और जल्द ही वह ग्रैंड काय के ग्रह के संपर्क में आ गई, जो बहुत दूर था। क्या कोई समस्या है? ग्रैंड काय की आवाज उसके ग्रह पर गूंज और हर तरफ से रॉक और रोल संगीत आया। ईस्ट काय ने सम्मानपूर्वक कहा, ग्रैंड काय, बोजैक के साथी जिन्हें आपने हमें सील करने दिया था, वापस आ गए हैं और बोजैक पर सील को पूर्ववत करना चाहते हैं। क्या उन्हें सील की गई जगह मिली? ग्रैंड काय जम गया और सदमे में पूछा, अभी तक नहीं, लेकिन उनका अस्तित्व निश्चित रूप से ब्रह्मांड में अराजकता पैदा करेगा। ईस्ट काय ने कहा, फिर ये ठीक है, मैं आपको इसे संभालने दूंगा। ब्रह्मांड पहले से ही काफी अराजकता में है, साथ ही पानी को मैला भी कर सकता है। फिर हम उसी समय इससे निपटेंगे। क्या मैंने आपको नहीं बताया? मैंने हाल ही में एक नया नृत्य कोरियोग्राफ किया है, लेकिन अगर हम इसे जल्द से जल्द नहीं संभालते हैं। ईस्ट काय ने कुछ कहना चाहा लेकिन रुक गया। रॉक एंड रोल संगीत की ताल के बाद ग्रैंड काय ने संचार बंद कर दिया। पूर्वी काय के माथे पर काली रेखाएं दिखाई दी। उन्होंने कहा, चूंकि ग्रैंड काय ने भी ऐसा कहा है तो पहले ऐसा करते हैं। ग्रैंड काय ने जो कहा है वह भी सही है। ब्रह्मांड पहले से ही बहुत अराजक है। अगर बोजैक के साथियों को जोड़ा जाता है तो ये बुरा नहीं होगा। यद्यपि वह इस तरह से बोलती थी, पूर्वी क्षेत्र के काय के रूप में उसने अभी भी नश्वर दुनिया के ग्रहों पर स्थिति पर पूरा ध्यान दिया। अगर कुछ भी गलत था तो वह तुरंत गैलेक्टिक पेट्रोल संगठन को कदम उठा सकती थी। दूसरी ओर कुछ तैयारियों के बाद बॉस करुक ने आखिरकार कॉमर्स एलायंस से संपर्क किया और यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस सही समय पर वेस्ट एरिया में किंग डेविडो को अपना संदेश देगा। जब शक्तिशाली राजा दाविदोव कदम रखता है तो होमशान ग्रह पर सैयान का वह समूह जो आज्ञा मानने से इनकार करता है, उसे भी आज्ञा का पालन करना होगा। करुक ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, पश्चिम क्षेत्र, एक सफेद बर्फीले ग्रह पर, यहाँ का तापमान पूरे साल 0 से 10 डिग्री नीचे था। तारों की चमक और रोशनी से दूर प्रकाश किरणों की एक छोटी संख्या को छोड़कर यहाँ गर्मी के कोई निशान नहीं थे। यह एक बहुत ठंडी दुनिया थी। एक बर्फ के महल में, पिताजी, यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस से एक संदेश है। बोलने वाला पूरी तरह से सफेद, छोटा और पतला विदेशी था। वह अपने अंतिम रूप में कुछ हद तक फ्रीजा की तरह लग रहा था, लेकिन वह फ्रीजा की तुलना में अधिक परिपक्व लग रहा था। novelUSB.com उसकी आंखें बैंगनी थीं और उसकी दोनों बाहों, कंधों और उसके सिर के शीर्ष पर त्वचा की परत क्रिस्टल जैसी गहरी नीली थी। जमीन पर एक सफेद निर्दोष पूंछ लगी हुई थी जिससे थंप की आवाजें आ रही थीं। उनके पिता राजा डेविडो थे जिन्होंने पूरे पश्चिम क्षेत्र पर शासन किया था। लूथर, यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस से क्या खबर आई है? दिलचस्पी महसूस करते हुए राजा डेविडो खड़ा हो गया और लूथर के पक्ष में चला गया। राजा डेविडो लूथर की तरह दिखता था। उसके पास समान बैंगनी आंखें थीं और उसके सिर के ऊपर त्वचा की एक गहरी नीली परत थी। फ्रॉस्ट दानवों के सदस्य के रूप में राजा डेविडो की भयानक ताकत किंग कोल्ड से कम नहीं थी। वह पश्चिम क्षेत्र का अधिपति था। चूंकि वह 400 साल पहले उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रों पर प्रतिस्पर्धा में किंग कोल्ड के खिलाफ हार गया था, इसलिए राजा डेविडो ने प्रशिक्षण और चोटों से उबरने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद उनकी वर्तमान ताकत निश्चित रूप से किंग कोल्ड से ऊपर थी। लूथर ने अपने पूरे शरीर से एक बर्फीली आभा निकाली, क्योंकि उसने हिकारत से कहा, ये पूर्वी क्षेत्र में एक व्यापारी है जिसे करुक कहा जाता है, जो एक तकनीकी उत्पाद के लिए फैंसी है और इसे लूटना चाहता है। वह हमें 40% लाभ देने के लिए तैयार है। ओह, कौन सी तकनीक?
ऐसा लगता है कि इसे होई पोई कैप्सूल कहा जाता है, एक उत्पाद जो पोर्टेबल संपीड़न के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, लूथर ने एक सज्जन की तरह एक सुसंस्कृत और परिष्कृत हंसी के साथ कहा। फ्रॉस्ट दानव जाति के कई लोग इस तरह के थे। वे आमतौर पर बहुत विनम्र लगते थे, यहाँ तक कि अगर यह कम ताकत वाला अधीनस्थ था तो वे उन्हें संबोधित करने के लिए श्रीमान का उपयोग करेंगे, और उनकी हड्डियों में गहराई से छिपी ठंडी खून हर समय उनकी आभा के माध्यम से नहीं निकलेगा। यह एक बहुत ही दुर्लभ तकनीक है। दूसरा पक्ष निश्चित रूप से इसे सौंपने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने हमें कार्रवाई करने के लिए कहा है। राजा डेविडो ने अपनी थोड़ी को छुआ, उसकी बैंगनी आंखें गहरी और अंधेरी थीं और एक मृत समुद्र की तरह चुप थीं, लेकिन शांति के पीछे छिपे हुए अंतर्धाराएं थीं जो किसी भी समय बढ़ सकती थीं। 40% बहुत कम है, हमें जबरन सब कुछ लेना चाहिए। लूथर बुरी तरह मुस्कुराया, उसका स्वर बहुत शांत था, जैसे कि वह इस प्रकार की चीजों का आदी हो गया था। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन 40% वास्तव में कम है। चलो केवल 90% लेते हैं। हमें अभी भी यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस को कुछ चेहरा देना है। राजा दाविदोव ने अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर दूर से देखा। यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस एक बड़ा ब्रह्मांड स्तरीय संगठन था। वह भी इसके सदस्यों में से एक थे और उन्हें नियमों का पालन करना था। अन्यथा यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस अपनी गरिमा खो देगा, जो उसके लिए भी अच्छी बात नहीं थी। ठीक ही कहा पिताजी। ओह वैसे पिताजी, क्या उत्तरी क्षेत्र का कूलर अभी नहीं मरा है? अब केवल किंग कोल्ड और वह छोटा बच्चा फ्रीजा बचा है। हमारे लिए बेहतर है कि हम इस मौके का फायदा उठाकर नॉर्थ एरिया पर हमला करें और उसे अपनी जेब में डाल लें, जबकि उनकी ताकत कमजोर हो जाती है। लूथर ने अपने नीले होंठों को चाटा और उसके पूरे शरीर ने ठंडी हवा उगल दी। राजा डेविडो का परिवार और किंग कोल्ड का परिवार दोनों फ्रॉस्ट दानव थे, लेकिन वे अलग अलग शाखाओं से संबंधित थे, जिन्हें उनके शरीर के रंग से देखा जा सकता था। किंग कोल्ड के परिवार में बैंगनी कवच और रक्त लाल पुतलियां थीं, जबकि राजा डेविडो के परिवार में नीले कवच और बैंगनी पुतली थीं। जबकि उनके पूर्वज स्पेस पायरट चिल्ड के पास सुनहरा कवच था। वे केवल कुछ जीवित फ्रॉस्ट दानव थे, लेकिन दो परिवारों के बीच सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा थी। उनके परस्पर विरोधी विचार आज तक उनके पिता की पीढ़ी से चले गए थे। अब जब किंग कोल्ड के परिवार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कूलर की मृत्यु हो गई थी, तो ये किंग कोल्ड के परिवार के लिए एक भारी झटका था। यदि वह इस अवसर का लाभ उठाकर जमकर हमला कर सकता है, तो उत्तरी क्षेत्र को जेब में डालना वास्तव में संभव हो सकता है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 225। जिन्यूफोस राजा डेविडो ने एक पल के लिए खुद से बुदबुदाया और लूथर की राय से सहमत होकर सिर हिलाया। आप जो बोल रहे हैं वह सही है, इसलिए मैं आपको करुक द्वारा दिए गए मिशन को संभालने दूंगा। जब आप पूर्वी क्षेत्र में जाएं, तो उत्तरी क्षेत्र का चक्कर लगाएं और वहां की स्थिति की जांच करें। उन्होंने कहा, हालांकि इससे थोड़ा समय बर्बाद होगा, लेकिन हमें तैयारी करनी चाहिए। जब आप पूर्वी क्षेत्र से वापस आएंगे, तो हम सेना को उत्तरी क्षेत्र में भेज देंगे। लूथर उत्साहित था और बार बार सिर हिलाया। अच्छा अच्छा, उस समय मैं फ्रीजा को एक अच्छा सबक दूंगा और उसे बताऊंगा कि फ्रॉस्ट दानव जाति की केवल हमारी शाखा उत्कृष्ट है। ठीक है, राजा दाविदोव मुस्कुराया और उसे चेतावनी दी। जब आप उत्तरी क्षेत्र में जाते हैं तो उनका ध्यान न आकर्षित करें। जब हम हमला करते हैं तो हमें उन्हें बिना तैयारी के पकड़ना पड़ता है। चिंता मत करो पिताजी, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। लूथर मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसकी बैंगनी आंखें चमक से चमक उठीं और उसका पूरा शरीर एक ठंडी की चमक रहा था। ... जैसे ही राजा डेविडो और लूथर होई पोई कैप्सूल की तकनीक हासिल करने और उत्तरी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए व्यर्थ की साजिश रच रहे थे, एक स्थान पर जो उत्तर और पूर्व क्षेत्र की सीमा पर था, कुछ ग्रह चारों ओर बिखरे हुए थे और ग्रहों से रहित एक प्राकृतिक क्षेत्र का निर्माण किया। इस समय ग्रह होंगशान के प्रतीक के साथ चिन्हित एक अंतरिक्ष यान सितारों के बीच यात्रा कर रहा था और इसकी दिशा आश्चर्यजनक रूप से उत्तरी क्षेत्र की ओर थी। जब से जिया सफलतापूर्वक एक सुपर सैयान में बदल गया, तब से प्लेनेट होंगशान की सेनाओं का आत्मविश्वास अभूतपूर्व रूप से बढ़ गया। वे अब सैयन से बहुत अलग थे, जो ग्रह वेगेटा से खेदजनक स्थिति में भाग गए थे। सर जिया का अस्तित्व एक स्थिर शक्ति की तरह था जो ग्रह होंगशान को पकड़ रहा था, जिसने उन्हें पूर्ण आत्मविश्वास दिया। इस समय भले ही वे फ्रीजा का सामना करें, वे डरेंगे नहीं। व्यक्ति की ताकत में निरंतर सुधार के साथ ग्रह होंगशान की सैयान गतिविधियों की सीमा व्यापक और व्यापक हो गई थी और उनके कुछ मिशन धीरे धीरे उत्तरी क्षेत्र के संपर्क में आए। ... समय उड़ता है, साल बीतते जाते हैं और जल्द ही एक साल बीत चुका था। यद्यपि बॉस करुक ने कॉमर्स एलायंस के माध्यम से वेस्ट एरिया में किंग डेविडो को संदेश दिया था, एक साल बीत चुका था, लेकिन उन्होंने अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की थी और वह धीरे धीरे अपना धैर्य खोने लगा था। राजा डेविडो स्पष्ट रूप से पहले से ही इस मामले पर सहमत हो गया है। उसने एक साल बीत जाने के बाद भी इसे अभी तक क्यों नहीं किया है? बॉस करुक ने ग्रह होंगशान की तरफ की स्थिति को बारीकी से देखा, उसके विचार उड़ रहे थे। बॉस, क्या आप किसी को जल्दी करने के लिए भेजना चाहते हैं?
अंगरक्षक लियो ने प्रस्ताव दिया। करुक ने अपना सिर हिलाया और इनकार कर दिया। चलो प्रतीक्षा करें, राजा डेविडो जैसे अधिपति को हल्के में नाराज नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, लियो ने सिर हिलाया और अब बात नहीं की। किंग डेविडो और किंग कोल जैसे यूनिवर्स किंग्स को हल्के में नहीं उकसाया जा सकता है, अन्यथा यह उल्टा पड़ जाएगा। ये समझते हुए वह चुपचाप साइड में खड़े हो गए और अंगरक्षक के रूप में अपना कर्तव्य निभाया। वास्तव में करुक को पता नहीं था कि राजा डेविडो ने अपने बेटे लूथर को बहुत पहले भेजा था। हालांकि इस अवधि के दौरान उन्होंने एक चक्कर लगाया और फ्रिजा के पक्ष की स्थिति पर जासूसी करने के लिए उत्तरी क्षेत्र में गए, रास्ते में कुछ समय बर्बाद किया और इस समय पहले से ही ग्रह होंगशान की दिशा में दौड़ गया था। करुक को अब कुछ पछतावा हो रहा था। ऐसा लगता था कि उन्हें होई पोई कैप्सूल के मामले के बारे में राजा डेविडो के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए था। किंग डेविडो जैसा शक्तिशाली व्यक्ति उसके जैसे छोटे व्यापारी के खिलाफ योजना नहीं बनाएगा, है ना? सहयोग करने का उनका निर्णय वैसा ही था जैसे एक बाघ से उसकी खाल तारांकन मांगना और गलती से खुद को चोट पहुंचाना था। नोट: बुरे या स्वार्थी लोगों से किसी ऐसी चीज के लिए अनुरोध करना जो किसी के अपने हितों को नुकसान पहुंचाए। पूर्वी क्षेत्र के बारे में, अगर राजा डेविडो उसे मारना चाहता था तो उसे बस अपनी उंगलियों को हिलाना था। तब तक उसे किसी भी चीज पर पछतावा करने का मौका नहीं मिलेगा जब उसने किसी और के लिए शादी की पोशाक बनाई थी। ... इस समय उत्तर और पूर्व क्षेत्र की सामान्य सीमा पर पूर्वी क्षेत्र के पास एक हरे ग्रह पर, कप्तान, मैंने इस तरफ सभी को मार डाला है। अनानास के आकार के सिर के साथ एक लंबा और बुरा व्यक्ति, उसके सिर के ऊपर नारंगी बाल, हंसी से दहाड़ रहा था और अपने साथियों को अपनी उपलब्धियों को दिखा रहा था। आवाज सुनने में कठोर और अप्रिय थी, जिससे लोग इसकी मदद करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन नाक भान सिकोड़ रहे थे। उसकी बात सुनने के बाद उसके बगल में एक लंबे नीले रंग के आदमी ने तिरस्कार का एक निशान प्रकट किया और हंस दिया। ठीक है, आप अभी भी उस धीमी गति के साथ मुझे पार करना चाहते हैं? मैंने बहुत पहले तुमसे पहले सभी को मार डाला था। क्या तुमने मुझे अपने से पहले लौटते हुए नहीं देखा? बर्टर, तुम हमेशा क्यों हो? गुस्से से चिल्लाने से पहले ही रेकून जम गया। क्योंकि मेरी गति ब्रह्मांड में सबसे तेज है, बर्टर ने गर्व के साथ कहा। चुप रहो, जैसे ही जेस और गुल्डो वापस आएंगे हम इस उबाऊ ग्रह को छोड़ देंगे। कैप्टन गिन्यू, जो एक छोटी पहाड़ी की तरह लंबा और मजबूत था, एक चट्टान पर बैठा था और उसने देखा कि रेकूम और बर्टर फिर से झगड़ा करने लगे। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए, जबकि उसने अपने हाथ में एक पत्थर को जकड़ लिया और कुचल दिया। एन ओमाइक्रॉन वीलस्प, सी ओमाइक्रॉन एम सूरज की रोशनी के नीचे चमकते हुए उसके सिर पर दो काले सींग एक उज्ज्वल और सुंदर प्रकाश को प्रतिबिंबित करते थे। हाँ कप्तान, हे, जल्द ही इस ग्रह पर कोई जीवित प्राणी नहीं बचेगा, रेकूम और बर्टर ने व्यंग्य किया, फिर अपने नए व्यवस्थित दस्ते के नृत्य का पूर्वाभ्यास करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद आकाश में एक लाल और हरे रंग का सिलहूट उड़ गया। गिन्यू फोर्स के दो अन्य सदस्य जेस और गुल्डो भी लौट आए थे। कैप्टन, किंग फ्रीजा द्वारा सौंपा गया मिशन पूरा हो गया है। इस ग्रह को उत्तरी क्षेत्र के सबसे दक्षिणी संतरी बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और जब समय आ जाता है तो ईस्ट एरिया स्टारफील्ड के फ्रंट लाइन आपूर्ति स्टेशन पर हमला किया जा सकता है। लाल चमड़ी वाले जेज ने रिपोर्ट की। ठीक है, कप्तान, गिन्यू ने सिर हिलाया। फिर उसका लंबा और मजबूत शरीर खड़ा हो गया और अपने हाथ पर पत्थर के टुकड़ों को धूल चटाने के लिए अपने हाथों से ताली बजाई। उन्होंने कहा, चूंकि मिशन पूरा हो गया है इसलिए हमें यहाँ लंबे समय तक नहीं रहना है। चलो जल्द से जल्द मुख्यालय लौटते हैं। कैप्टन, मुझे इस पूर्वी क्षेत्र में कोई विशेषज्ञ नहीं दिख रहा है। फ्रीजा ने इस बार पूर्वी क्षेत्र पर हमला करना क्यों छोड़ दिया? जेज ने वह सवाल पूछा जो उसके दिल में उठा। कप्तान गिन्यू ने तुरंत एक नजर डाली और कहा, राजा फ्रीजा की अपनी योजनाएं हैं, आपको कम बात करनी चाहिए। यूनिवर्स किंग फ्रीजा, क्या वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में वे बात कर सकते हैं? ये ठीक है अगर वे केवल आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसे फैलाना नहीं चाहिए। कैप्टन, गिन्यू द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद जेज ने सावधानी से अपना मुंह बंद कर लिया। कैप्टन, क्या उत्तरी क्षेत्र के उत्तरी भाग की सेनाओं में कोई समस्या दिखाई दी है? हाल ही में फ्रीजा कॉप को काफी बार जुटाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि यह पूर्वी क्षेत्र पर हमला करने के लिए नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि राजा फ्रीजा सर्कुलर के साथ युद्ध शुरू करना चाहता है? बर्टर ने अपनी दोनों हथेलियों को मारा और पूछा। गिन्यू फोर्स को नॉर्थ एरिया के मौजूदा हालात की जानकारी नहीं थी क्योंकि वे लंबे समय से बाहर खतरनाक मिशन को अंजाम दे रहे थे। कैप्टन गिन्यू ने कहा, वास्तव में उत्तरी क्षेत्र में एक बड़ा मामला हुआ है। ऐसा लगता है कि 2 साल पहले पूर्वी क्षेत्र में सर्कुलर के बख्तरबंद स्क्वाड्रन के साथ कुछ हुआ था। बख्तरबंद स्क्वाड्रन, ये सबसे अच्छे स्क्वाड्रन में से एक है। क्या हो सकता था? सवाल पूछने वाला व्यक्ति गुल्डो था। उनकी 4 आंखें थीं और समय की क्षमता में अच्छा था, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति दस्ते के सदस्यों में सबसे कम थी। गिन्यू फोर्स को फ्रीजा फोर्स के तहत सबसे मजबूत लड़ाकू दस्ते के रूप में वर्गीकृत किया गया था। प्रत्येक सदस्य के पास 10,000 से अधिक युद्ध शक्ति थी।
केवल कैप्टन गिन्यू की युद्ध शक्ति एक भयानक संख्या तक पहुंच गई थी, 100,000 से अधिक। लेकिन कैप्टन गिन्यू ये स्वीकार करने से खुद को रोक नहीं सके कि कूलर का बख्तरबंद स्क्वाड्रन उनसे अधिक भयानक था। फ्रीजा की गिन्यू फोर्स, कूलर के बख्तरबंद स्क्वाड्रन और किंग कोल्ट के सबसे मजबूत लड़ाकू दस्ते उत्तरी क्षेत्र के इक्के सैनिक थे। अगर साल्जा के बख्तरबंद स्क्वाड्रन को मिटा दिया जा सकता है, तो आयोलोस के नए बख्तरबंद स्क्वाड्रन को क्यों नहीं? कैप्टन गिन्यू ने अपने दिल में गहराई से डरते हुए व्यंग्य किया। इससे पहले कि कैप्टन गिन्यू फ्रीजा फोर्स में शामिल हो गए थे, उन्होंने एक बार आमद स्क्वाड्रन के कप्तान की स्थिति पर साल्जा के साथ लड़ाई लड़ी थी। दुर्भाग्य से वह हार गया और वह फ्रीजा के तहत शामिल हो गया, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह काफी भाग्यशाली था। साल्जा मर चुका है, आयोलोस मर चुका है, लेकिन वह अच्छी तरह से रह रहा था। क्या नया बख्तरबंद स्क्वाड्रन भी नष्ट हो गया है? पहली बार इस खबर को सुनकर बर्टर, जेज और गिन्यू फोर्स के अन्य सदस्यों की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे कि उन्होंने सबसे अकल्पनीय बात सुनी हो। क्या ऐसा हो सकता है कि बख्तरबंद स्क्वाड्रन किसी के बिना होने के लिए नियत है? इसे कुछ ही वर्षों में 2 बार नष्ट कर दिया गया था। मैंने सुना है कि न केवल बख्तरबंद स्क्वाड्रन, बल्कि सर कूलर भी खुद पूर्वी क्षेत्र में मर गए। कप्तान गिन्यू ने अपनी आवाज कम कर दी और ऐसे शब्द बोले जिन पर हर किसी ने विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। कोई रास्ता नहीं। उसकी बात सुनकर सभी लोगों की आंखों में सुस्ती आ गई और वे ठंडी हवा के मुंह में चूसने लगे। दृश्य अचानक एक मृत चुप्पी में डूब गया। लंबे समय के बाद जेज ने निगल लिया और पूछा, क्या खबर विश्वसनीय है? उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सर कूलर जैसे अथाह विशेषज्ञ की भी मृत्यु हो जाएगी। कप्तान गिन्यू ने जोर से सिर हिलाया और जेज की कल्पना को तोड़ दिया। यह वही है जो राजा फ्रीजा ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया था। इसलिए फ्रीजा अब उत्तरी क्षेत्र के उत्तरी भाग में बलों पर लड़ने के लिए अक्सर लामबंद हो रहा है। इसके अलावा पूर्व में सर कोल्ट कोर भी शामिल होगा। इसके अलावा ऐसा लगता है कि स्लग की तरफ की सेनाएं भी अराजकता में हैं। वे एक नेता के बिना एक समूह हैं, इसलिए अराजकता को शांत करना मुश्किल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उत्तरी क्षेत्र अचानक इतना अराजक हो जाएगा। जेज और अन्य लोगों ने भरी, इसे भूल जाओ, इन मामलों का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल राजा फ्रीजा द्वारा सौंपे गए मिशनों को ठीक से पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन परेशानी वाली चीजों से कोर द्वारा निपटा जाएगा। कप्तान गिन्यू मुस्कुराया। उनका गिन्यू फोर्स एक 5 व्यक्ति दस्ता था। ये केवल कुछ बेहतरीन मिशनों से निपटता है। कोर के युद्ध में शामिल होने और दंडात्मक अभियान पर जाने वाले बलों जैसे मामलों का उनसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमें अपने मिशन को ठीक से करना चाहिए। दूसरों ने सहमति में सिर हिलाया और फिर पूर्वी क्षेत्र की दिशा में स्टारफील्ड को देखा। उनकी आंखों के भाव हर तरह के अर्थ से भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ डर है। गहरा, शांत और अंधेरा तारों वाला आकाश एक रसातल शैतान की तरह लग रहा था जो धमकी भरे इशारे कर रहा था और कुछ भयावह भी छिपा रहा था। इस समय ऊर्जा डिटेक्टर ने अलार्म की आवाजें दी। कैप्टन गिन्यू ने इसे उठाया और देखा कि 10 उज्ज्वल बिंदु उनकी दिशा में आ रहे थे। 10 मजबूत ऊर्जा संकेत हैं, जिनमें से प्रत्येक में 10,000 से अधिक युद्ध शक्ति है। कैप्टन गिन्यू की आंखें केंद्रित हो गईं और उसने तुरंत मुस्कान के साथ कहा, ये ताकत उनके गिन्यू फोर्स से मेल खाने के लिए पर्याप्त थी। जाहिर है, यह मामला था जब कैप्टन गिन्यू को शामिल नहीं किया गया था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 226। ये बदला लेने का समय है। जैसे ही कैप्टन गिन्यू और उनकी टीम ने ब्रह्मांड में एक विशाल आकाशगंगा में 10 उच्च ऊर्जा संकेतों की खोज की, जो रहने योग्य क्षेत्र के बाहर और एक क्षुद्रग्रह बेल्ट के बीच में स्थित था। कई 100,000 मीटर अनियमित क्षुद्रग्रह यहाँ इकट्ठा हुए थे। सूरज की रोशनी के नीचे चमकने के तहत सतह जो सूरज के संपर्क में थी वह धूसर और चमकदार दिखती है। इस समय क्षुद्रग्रह बेल्ट में 2 हल्के सुनहरे बीम तेज गति से चल रहे थे। वे जल्दी से अलग होने से पहले कभी कभी एक दूसरे से थोड़ी देर के लिए टकराते थे और कभी कभी एक राउंड के लिए भी आपस में जुड़ जाते थे, क्योंकि पृथ्वी को हिला देने वाला ऊर्जा विस्फोट होता था। भयावह और जबरदस्त बल जो ऐसा था जैसे एक ब्रह्मांड का जन्म हो रहा था, क्षुद्रग्रह बेल्ट को और भी अराजक बना दिया। अव्यवस्थित उल्कापिंड बिना किसी नियमित पैटर्न के एक दूसरे से टकरा गए। फिर कई और भी छोटे उल्कापिंडों में टूट गए। अचानक 2 सुनहरी किरणें अंतरिक्ष में रुक गईं। एक संक्षिप्त ठहराव ताकि अगले विस्फोट की तैयारी की जा सके। निश्चित रूप से थोड़ी देर के बाद 2 सुनहरी किरणों ने एक बार फिर एक और दौड़ लड़ना शुरू कर दिया। कई और अराजक ऊर्जाओं ने धीरे धीरे कई दूर के ग्रहों के गतिशील प्रक्षेपवक्र को प्रभावित किया। मेलिंग, मेरा अगला हमला आखिरी होगा। सावधान रहें। सोयाबीन के आकार के ईयरफोन के ईयरबड्स से एक आवाज प्रसारित की गई और फिर दोनों हाथों ने हल्के नीले रंग की ऊर्जा लहर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सर्पिल ऊर्जा तरंग। एक जोरदार चिल्लाहट के साथ 2 उज्ज्वल नीली ऊर्जा तरंगें आपस में जुड़ी हुई थीं। उनकी उपस्थिति तले हुए आटे के ट्विस्ट से काफी मिलती जुलती थी, क्योंकि वे सीटी बजने की आवाज के साथ दोनों हाथों से बाहर निकल गए थे। 2 ऊर्जा लहरें 2 बार ड्रैगन की तरह थीं जो आगे बढ़ने के लिए हाथ पांव मार रही थीं
और रास्ते में उल्कापिंड हंस के पंखों की तरह थे, क्योंकि वे शक्तिशाली सर्पिल आकार की ऊर्जा के बीच एक एक करके नष्ट हो गए थे। चलो, ऊर्जा तरंगों को सीधे उसकी ओर भागते देखकर न केवल विपरीत लंबे बालों वाली लड़की की अभिव्यक्ति डर से भरी नहीं थी, बल्कि इसके बजाय एक पागल अभिव्यक्ति का पता चला। उसके पतले छोटे हाथ ने एक अर्धवृत्त खींचा और फिर उसे सामने की ओर खींच लिया, क्योंकि उसकी हथेलियां अचानक चमकदार भव्यता से चमक उठीं। लड़की वास्तव में अपने नंगे हाथों से ऊर्जा लहर को पूरा करने का इरादा रखती थी। धमाका! शक्तिशाली सर्पिल ऊर्जा सीटी बजाने से अचानक महिला के सामने कम से कम 3 सेंटीमीटर रुक गई, जैसे कि एक अदृश्य बाधा उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। हलचल के बीच सर्पिल के आकार की ऊर्जा तरंग पर लहर में तेजी से आगे बढ़ी और एक गेंद में एक साथ दब गई। फिर सतह के साथ जहां ये रुक गया था, इसने की तरंगे भेजी। ये दृश्य ऐसा था जैसे एक तेज पानी का स्तंभ अचानक एक चट्टान से टकरा गया और लंबवत रूप से फैली हुई ऊर्जा की आभा ने अचानक एक विशाल डोमेन का निर्माण किया। अरे! लड़की ने जोर से चिल्लाने के साथ ताकत लगाई और वैक्यूम स्पेस एक टूटे हुए कांच की तरह था, जो सभी दिशाओं में क्रिस्टल स्पष्ट प्रकाश किरणों में विभाजित था। अचानक हल्की नीली ऊर्जा विस्फोट हुई और एक बड़े और चमकदार लाल आग के गोले में बदल गई। आग का गोला एक बूढ़े विशाल लाल तारे की तरह था। यद्यपि इसका जीवन समाप्त होने वाला था, लेकिन अपने अंतिम क्षणों में ये जो शक्ति भड़की, उसने असंख्य जीवित प्राणियों को कांपने पर मजबूर कर दिया। बर्फ से बर्फ, कई हजारों किलोमीटर का इलाका भयावह ऊर्जा की चपेट में आ गया और तुरंत ही सारे उल्कापिंड और टूटे हुए पत्थर राख में तब्दील हो गए, जबकि थोड़ा मजबूत और कठोर पत्थर चरम तक तेज हो गए, एक धधकती गोली में बदल गए जो आकाशगंगा से बाहर निकल गए। घनी ऊर्जा ने क्षणिक रूप से परिवेश को बेहद विशाल बना दिया। जब ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो गई, तो खालीपन का एक विशाल दृश्य उनकी आंखों के सामने दिखाई दिया। बुरा नहीं, मेलिंग, आपकी युद्ध शक्ति इतनी जल्दी 6 मिलियन तक पहुंच गई है। सब कुछ ठीक होने के बाद जिया का फिगर कुछ बार फ्लैश हुआ और लड़की के सामने दिखाई दिया। जिया के साथ 1 साल के नॉन स्टॉप स्पैरिंग और प्रशिक्षण के बाद मेलिंग की बैटल पावर आखिरकार 4.8 मिलियन से बढ़कर 6 मिलियन हो गई थी। सुधार छोटा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अभी भी सुपर सैया राज्य में प्रवेश नहीं कर पाया हूँ। मेलिंग ने अपनी स्थिति से असंतुष्ट महसूस करते हुए अपना सिर हिला दिया। हालांकि 1 साल से अधिक समय के अंतराल में उनकी बैटल पावर 4.8 मिलियन से बढ़कर 6 मिलियन हो गई थी, जो पहले से ही एक बड़ा सुधार प्रतीत होता है। लेकिन ये जिया के साथ दिन रात नॉन स्टॉप लड़ाई का परिणाम था। इस साल उसने बहुत प्रयास किए थे, और यह कहा जा सकता है कि सबसे आवश्यक आराम के अलावा शीलिंग और मायज हमेशा मीलिंग के रूप में जितना संभव हो उतना था, लगातार जिया के तड़के को प्राप्त कर रहा था। फिर भी वह अभी भी सुपर सैयान स्तर हासिल नहीं कर सकी। मेलिंग के परिप्रेक्ष्य में खड़े होकर ये स्पष्ट रूप से उसे संतुष्ट नहीं करेगा। मेलिंग को न केवल शीलिंग की दृढ़ता विरासत में मिली, बल्कि मायज को शिखर पर गर्व भी प्रदर्शित होता है। शायद आप स्यूडो सुपर सैयान राज्य की कोशिश कर सकते हैं। जिया ने थोड़ा सोचा और सुझाव दिया। उनके पास सुपर सैया बनने का इससे बेहतर तरीका नहीं था। मूल काम में अत्यधिक भावनात्मक परिवर्तन एक शक्तिशाली सैयान को सुपर सैयान में बदलने का कारण बन सकते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि मेलिंग स्वाभाविक रूप से उनकी तरह टूट जाएगा या एक लड़ाई में एक सफलता का अवसर मिलेगा। इससे शीलिंग और मायज दोनों को भविष्य में सुपर सैयान में शामिल होने में मदद मिलेगी। हालांकि मेलिंग ऐसा करने में असमर्थ प्रतीत होता है। क्या आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी तरह ही छद्म सुपर सैया में बदल जाऊं? मेलिंग ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिला दिया। मेरा शरीर तुमसे अलग है। छद्म सुपर सैया परिवर्तन मेरे लिए काम नहीं करता है। छद्म सुपर सैया और सुपर सैयान के बीच संक्रमण का एक प्रकार है। शक्ति में वृद्धि की सीमा सुपर सैया जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन शरीर को सुपर सैया परिवर्तन की तुलना में बहुत अधिक तीव्र दबाव सहन करना पड़ता है। एक कठिन स्थिति में होने से असहायता के तहत परिवर्तन लाया जा सकता है। यदि मेलिंग स्यूडो सुपर सैयान परिवर्तन का उपयोग करता है, तो ये केवल उसके समलन समय को बहुत कम कर देगा, और यहाँ तक कि समलन स्थिति को सीधे रद्द भी कर सकता है। फिर वास्तव में कोई अन्य तरीका नहीं है। अगर आप सुपर सैया की सीमा को तोड़ना चाहते हैं, तो आप केवल निरंतर प्रयासों पर भरोसा कर सकते हैं। जिया ने सिर हिलाया। मेलिंग के प्यारे चेहरे ने असहायता का स्पर्श दिखाया। जल्द ही एक उज्ज्वल फ्लैश के साथ मेलिंग फिर से शीलिंग और मायज में विभाजित हो गया। फ्यूजन तकनीक की समय सीमा आ गई थी। फिर उन्होंने एक दूर के ग्रह पर टेलीपोर्ट किया। थोड़ी देर आराम करने और समायोजित करने के बाद शीलिंग और मायज फ्यूजन तकनीक के शीतलन समय बीतने के बाद फिर से मेलिंग में जुड़ गए और प्रशिक्षण शुरू कर दिया। ये प्रशिक्षण शैली 2 लोगों की प्रशिक्षण दक्षता को बहुत बढ़ा सकती है। कुछ दिनों बाद जिया और मेलिंग अभी भी स्टार स्पेस में प्रशिक्षण ले रहे थे, लेकिन प्लेनेट होंगशान की एक जरूरी खबर ने उनके सेट प्रशिक्षण कार्यक्रम को बाधित कर दिया। आमतौर पर अगर कोई जरूरी मामला नहीं था, तो प्लेनेट होंगशान उनके प्रशिक्षण को परेशान नहीं करेगा। खाली समय के मामले में जिया किसी भी अन्य जाति के नेताओं से अलग था। उनके पास बहुत व्यक्तिगत समय था और
तुच्छ चीजों के एक समूह से अभिभूत नहीं थे। जिया को खबर मिलने के बाद वह जानता था कि चीजें निश्चित रूप से बहुत जरूरी थीं, इसलिए उसने जल्दी से शिलिंग और मायस के साथ ग्रह होंगशान में वापस टेलीपोर्ट किया। क्या हुआ? आपने हमें इतनी जल्दी वापस क्यों बुलाया? जब वह उच्च स्तरीय कर्मियों के सम्मेलन कक्ष में पहुंचे तो जिया ने पाया कि अद्री, बाडॉक, ब्रुक और अन्य सभी वहां थे। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ऐसा लग रहा था कि कुछ महत्वपूर्ण हुआ है। आद्री ने कहा, 2 दिन पहले नॉर्थ एरिया के पास एक स्टारफील्ड में मिशन को अंजाम दे रही एक मजबूत टुकड़ी से हमारा संपर्क टूट गया था। वे मरने के लिए दृढ़ हैं। ओह, जिया आश्चर्यचकित था। मिशन को पूरा करते समय कुछ नुकसान होना काफी सामान्य था, लेकिन जिया को पता था कि कुछ और होना चाहिए, अन्यथा आद्री और अन्य निश्चित रूप से उसे इस तरह की चीज के लिए लौटने के लिए नहीं बुलाएंगे। निश्चित रूप से उन्होंने देखा कि ब्रुक की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। समस्या यह है कि दस्ते में कुल 10 लोग थे। यह एलीट वॉरियर्स से बनी एक टुकड़ी थी। एलीट वॉरियर यानी 10,000 से अधिक बैटल पावर के साथ एक विशेषज्ञ। यह एक ऐसी सेना है जिसे निश्चित रूप से कम करके नहीं आंका जा सकता है। जिया के सुनने के बाद उसकी अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। प्लेनेट होंगशान के एलीट वॉरियर्स अतीत में प्लेनेट वेगेटा के उच्च स्तरीय योद्धाओं के बराबर थे, जिनके पास 10,000 से अधिक युद्ध शक्ति थी। 10 लोगों की ताकत की ये टीम अतीत में वेगेटा ग्रह की उच्च अंत लड़ाई शक्ति का लगभग आधा था। यद्यपि ग्रह होंगशान ग्रह वेगेटा की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था, अब तक एलीट योद्धाओं की संख्या अभी भी केवल 400 लोग थे। एक साथ 10 लोगों को खोना, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अद्री और दूसरे का रंग इतना बदसूरत था। क्या आप जानते हैं कि यह किसने किया? जिया ने शांति से पूछा। नोवेल यूएसबी सी ओमाइक्रॉन एम वहां मौजूद सभी लोग समझ गए कि जिया को गुस्सा आ गया है। प्लेनेट होंगशान के सैयान ने कभी भी पूर्वी क्षेत्र में किसी को उकसाने की पहल नहीं की थी। एक तरफ यह एक कम प्रोफाइल रखने के लिए था और दूसरी तरफ ये ताकत जमा करने और एक दिन पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए था। इसलिए सैयान का मुख्य सक्रिय क्षेत्र अब तक बाकुफ ग्रह के आसपास के क्षेत्र और कुछ मिशन ग्रहों में केंद्रित था। ईस्ट एरिया का ये स्टारफील्ड, जहां सैया का नाम जाना जाता था, ईस्ट एरिया के विशाल और लाखों स्टारफील्ड्स की तुलना में काफी छोटी जगह थी। हम पहले से ही जानते हैं, यह आखिरी तस्वीर है जो दस्ते ने अपने विनाश से पहले ली थी। आद्री ने सिर हिलाया और एलीट स्क्वाड द्वारा ली गई आखिरी तस्वीर दिखाए। तस्वीर में 10 लोगों से बने कुलीन दस्ते के अलावा 5 अन्य आंकड़े भी थे। एक लंबे और सीधे व्यक्ति की ऊंचाई एक छोटी पहाड़ी की तरह थी, जो एक मजबूत प्रभाव दे रही थी। गिन्यू फोर्स। जिया ने तस्वीर में दिखाए गए आंकड़ों को देखा और आश्चर्यचकित था, और उसका चेहरा और भी गंभीर और कठोर हो गया। ये समझ में आता है, केवल गिन्यू फोर्स जैसा एक मजबूत लड़ाकू दल प्लेनेट होंगशान के एलीट स्क्वाड को हरा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि हम अभी तक फ्रीजा की सेनाओं पर हमला करने के लिए बाहर नहीं गए हैं, लेकिन वे हमारे दरवाजे पर दस्तक देने आए हैं, जिया ने शांति से कहा और आद्री और अन्य लोगों को देखने के लिए मुड़ गए। उन्होंने कहा, यह महज एक संयोग हो सकता है, लेकिन इसने हमारे लिए खतरे की घंटी भी बजा दी है। जब त्वरित निर्णय लिया जाना चाहिए, तो दृढ़ रहना केवल आपदा का कारण होगा। मुझे लगता है कि न केवल गिन्यू फोर्स, बल्कि सयन और फ्रॉस्ट दानव जाति के बीच की शिकायत को भी सुलझाया जाना चाहिए। छोटा या तुम्हारा मतलब है फ्रॉस्ट दानव जाति के साथ युद्ध शुरू करें? क्या आप खुद से कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं? आद्री हैरान रह गया। अगर यहाँ मौजूद लोगों में से किसी को भी भेजा जाता, तो वे गिन्यू फोर्स जैसी टुकड़ी को हरा सकते थे। लेकिन समस्या ये थी कि फ्रीजा उनके पीछे खड़ा था। होंगशान ग्रह में केवल जिया का सामना करने की क्षमता थी। यह सही है। इस कर्ज को बहुत लंबे समय से खींचा गया है। मूल रूप से, अगर कुछ समय बीत जाने के बाद शिलिंग और मायस सुपर सैयान को तोड़ नहीं सकते थे, तो मैंने उन्हें फ्रीजा पर हमला करने की योजना बनाई ताकि सफलता की तलाश की जा सके। लेकिन अब जब ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं जाऊंगा और मूलधन और ब्याज दोनों वापस लूंगा, जिया ने एक मंद मुस्कान के साथ कहा। यदि कोई प्राकृतिक समझ के साथ सुपर सैयान राज्य तक नहीं पहुंच सकता है, तो इसे केवल युद्ध से प्रेरित किया जा सकता है। यह जिलिंग और मायस के लिए जिया की मूल योजना थी। जिया, क्या ये ठीक नहीं होगा अगर आप हमें अभी जाने दें? शिलिंग ने आगे बढ़ते हुए कहा। जिया ने असहमति जताते हुए अपना सिर थोड़ा हिला दिया। नहीं, आप अभी स्यूडो सुपर सैया को भी बरकरार नहीं रख सकते। फ्रीजा से निपटना बहुत खतरनाक है। मूल काम में कारण है कि बेटा गोकू लंबे समय तक अंतिम रूप में फ्रीजा के खिलाफ लड़ने में सक्षम था। सबसे पहले, फ्रीजा ने उस समय अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। दूसरा, सोन गोकू ने 20 बार कायोकेन का इस्तेमाल किया और अपनी युद्ध शक्ति को 60 मिलियन तक बढ़ा दिया। यह इतने लंबे समय तक फ्रीजा को अंतिम रूप में लड़ने के लिए मुश्किल से पर्याप्त था। भले ही शिलिंग और मायस अब फ्यूज हो सकते थे, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति लगभग 6 मिलियन थी। अंतर बहुत बड़ा था। ओह, अपनी कमजोरी के उल्लेख पर शिलिंग अचानक चुप हो गया। उस स्थिति में केवल सर जिया ही फ्रीजा से निपट सकते हैं। बोलने वाला व्यक्ति बारडॉक था। वह जानता था कि अपने अंतिम रूप में फ्रीजा की युद्ध शक्ति केवल 120 मिलियन थी, जो उसके भाई कूलर से कहीं बदतर थी।
2 साल पहले सर जिया इतने लंबे समय तक कूलर के खिलाफ लड़ सकते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अब मजबूत हो गया होगा। जिया सभी को देखकर मुस्कुराया, उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। आश्वस्त रहें, मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, इसलिए फ्रीजा फोर्स जल्द ही भंग होने जा रही है। हाँ, सैयों की नफरत का बदला जल्द ही लिया जाएगा। हम लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सैयां जीत जाएंगे। प्लेनेट होंगशान के सभी उच्च स्तरीय कर्मियों ने उत्साह से जिया को देखा। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 227। सिर्फ अपने हाथ की एक बारी से हत्या। मुझे गिन्यू फोर्स का स्थान दें। उत्तरी क्षेत्र में जाने से पहले मैं जाऊंगा और उन्हें पहले खत्म करूंगा। जिया ने सभी से स्पष्ट रूप से कहा। हाँ सर। जिया चालेन, जो मुख्यालय सूचना प्रबंधन के प्रभारी थे, ने जल्दबाजी में त्रिआयामी मानचित्र पर गिन्यू फोर्स की अंतिम उपस्थिति की स्थिति को चिन्हित किया और फिर इसे जिया को सौंप दिया। निर्देशांक ने संकेत दिया कि गिन्यू बल अभी भी पूर्वी क्षेत्र के सीमा क्षेत्र के भीतर था। निर्देशांक प्राप्त करने के बाद जिया के मुंह के कोने थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गए और उसकी काली आंखों में एक ठंडी किरण चमक उठी। वह फिर शिलिंग और मायस की ओर मुड़ा और कहा, आप दोनों, जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ, आप ग्रह होंगशान की रक्षा करेंगे। महाम, हम ग्रह होंगशान की रक्षा करेंगे। निश्चिंत रहें, इसे हम पर छोड़ दें। शिलिंग ने थोड़ा सिर हिलाया, जबकि मायस ने उसकी छाती को थपथपाया जैसे कि कह रहा हो, चिंता न करें, मैं यहाँ हूँ। ... साथ ही उत्तर और पूर्व क्षेत्र की सामान्य सीमा पर स्थित एक स्थान पर गिन्यू फोर्स एक आदिम जीवन ग्रह पर आराम कर रहा था। भले ही वे सभी बहुत शक्तिशाली थे, कुछ दिन पहले लड़ाई बहुत जोरदार और तीव्र थी। 5 सदस्यों में से कैप्टन गिन्यू को छोड़कर अन्य को कमोबेश सभी को कुछ चोटें आईं। गिन्यू फोर्स की धारणा में यह उनकी स्थापना के बाद से अब तक की सबसे चुनौतीपूर्ण लड़ाई लग रही थी। कप्तान, यह विश्वास करना मुश्किल है कि पूर्वी क्षेत्र में सैयां अभी भी मौजूद हैं। उन कई सैयों की ताकत वास्तव में शक्तिशाली थी। मेरा पूरा हाथ अभी भी सुन्न है। बर्टर, जो अपनी गति के लिए जाना जाता था, ने अपनी बांह हिलाई, अभी भी कमजोरी और सुन्नता का एक जादू महसूस कर रहा था जो उसकी बांह पर हमला कर रहा था। नोवेल यूएसबी कॉम। हा, मजबूत होने के बावजूद क्या वे अभी भी हमारे हाथों से नहीं मरे? कप्तान गिन्यू बेतहाशा हंसे, उनके सिर पर 2 काले सींग चमक रहे थे। लेकिन ये सच है कि वे सैयान थोड़े मजबूत थे। प्लेनेट वेगेटा के सैयन निश्चित रूप से उतने मजबूत नहीं थे। जेज ने कुछ डरे हुए बोलते हुए कहा। कप्तान गिन्यू ने अपनी थोड़ी को झटका दिया और जेज के दृष्टिकोण से सहमत हुए। ये सच है, पूर्वी क्षेत्र के सैयां वास्तव में प्लेनेट वेगेटा के सैयन से अलग हैं, जो फाइटिंग रेस के शीर्षक के अनुरूप है। मूल रूप से प्लेनेट वेगेटा के सैयान को केवल कैप्टन गिन्यू की आंखों में जंगली गोरिल्ला माना जाता था। कौन सी लड़ाई की दौड़, ये सिर्फ उन्हें ओवररेट कर रहा था। इसके विपरीत इस बार प्रकट होने वाले हर सैयान की ताकत राजा वेगेटा से भी बदतर नहीं थी। ये गिन्यू फोर्स के अन्य सदस्यों की तुलना में भी बदतर नहीं था। उन्होंने कहा, चलो, हमने पर्याप्त आराम किया है। अभी भी बहुत सारे मिशन बाद में हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। कैप्टन गिन्यू ने खड़े होकर कहा। हाँ, कप्तान। अपने कप्तान की आज्ञा का पालन करते हुए वे खड़े हो गए और डिस्क के आकार के अंतरिक्ष यान की ओर चले गए, जो बहुत दूर एक बलुआ पत्थर के समुद्र तट पर खड़ा था। लेकिन इस समय एक ऊर्जा किरण तिरछी रूप से उड़ गई और उनके डिस्क स्पेसशिप से टकरा गई, और एक जोरदार धमाके के साथ पूरा अंतरिक्ष यान टुकड़ों में फट गया। इस दृश्य को देखकर कैप्टन गिन्यू और आगे बढ़ रहे अन्य लोगों के हाव भाव अकड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनके चेहरे एक बर्तन के तल की तरह काले हो गए। उनके अंतरिक्ष यान का विनाश गिन्यू फोर्स के लिए काफी अपमानजनक था। क्योंकि डिस्क के आकार का अंतरिक्ष यान नष्ट हो गया था, वे केवल एक छोटे गोलाकार अंतरिक्ष यान में वापस जा सकते थे। यदि गोलाकार अंतरिक्ष यान का पतवार विस्फोट का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था, तो उन्हें मुख्यालय से संपर्क करना होगा और किसी को उन्हें उठाना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन सा विकल्प है, गिन्यू फोर्स चेहरा खो देगा। यह नरक कौन है, इतना साहसी? कप्तान गिन्यू इतने गुस्से में था कि वह थोड़ा कांप रहा था और उसका शरीर एक ठंडी आभा उत्सर्जित कर रहा था। हमले के स्रोत की ओर तेजी से देख रहा हूँ। गिन्यू फोर्स, ये सिर्फ एक चेतावनी थी। आप जल्द ही अंडरवर्ल्ड में नरक के राजा को रिपोर्ट करेंगे, एक ठंडी आवाज ने कहा। पीछे मुड़कर उन्होंने सफेद मार्शल आर्ट के कपड़ों में एक काले बालों वाले युवा को एक उभरी हुई चट्टान के किनारे पर बैठे देखा। जैसे ही हल्की और साफ हवा ने उसके माथे के सामने के बालों को हिला दिया। एक इंसान यहाँ कैसे आ गया? बर्टर आश्चर्य से चिल्लाया और जेज की ओर मुड़ा और पूछा, इस आदमी की युद्ध शक्ति कितनी है? जेज ने अपना सिर हिलाने से पहले अपने हाथ में ऊर्जा डिटेक्टर संचालित किया। मुझे नहीं पता, डिटेक्टर के पास कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी पार्टी निश्चित रूप से अपनी युद्ध शक्ति को छिपा सकती है। डिटेक्टर उसके प्रति बेकार है, कैप्टन गिन्यू ने उदासीन आवाज में कहा। उसकी आंखें उसके विपरीत मानव को घूर रही थीं। उसे अपने दिल में अशुभता का संकेत महसूस हुआ, भले ही वह नहीं जानता था कि क्यों। कप्तान गिन्यू वास्तव में अनुभवी और जानकार है।
जिया ने अपनी हथेलियों पर ताली बजाई और प्रशंसा की। महामहिम कौन है? ऐसा नहीं लगता कि हमने आपको नाराज किया है। कप्तान गिन्यू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और डर से बात की। मुस्कुराता हुआ चेहरा ठंडा हो गया और जिया ने अपनी भौहें उठाईं, धीरे से बोलते हुए, मुझे मत बताओ कि आप पहले से ही उन लोगों को भूल गए हैं जिन्हें आपने पिछले 2 दिनों में मार डाला था। वे लोग मेरे अधीनस्थ थे। तुम भी एक सैया हो। कैप्टन गिन्यू का चेहरा बदल गया क्योंकि वह जोर से चिल्लाया, यह सही है, मैं भी एक सैया हूँ, इसलिए अब आप सभी मर सकते हैं। जिया चिल्लाया, थोड़ा आगे बढ़ा और पलक झपकते ही उनकी दृष्टि से गायब हो गया। वह फिर से लाल चमड़ी वाले जेस के सामने दिखाई दिया और फिर जल्दी से एक मजबूत कठोर स्टील जैसा मुक्का मारा। धमाका। जेस की आंखें मुड़ गईं और वह तुरंत एक दबी हुई आवाज के साथ जमीन पर बेहोश हो गया। लगभग यह वह विचार था जो कैप्टन गिन्यू के दिल में कौंध रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, एक गहरे नीले रंग की ऊर्जा लहर पहले ही तेजी से बाहर निकल चुकी थी। तुरंत जेस के सिर से टकरा गई। उसका सिर टुकड़ों में फट गया और जमीन पर सफेद और लाल तरल के छींटे पड़ गए। ब्रह्मांड में कुछ लोगों के पास माजिन बुयू की तरह एक शक्तिशाली जीवन शक्ति थी। यदि अधिकांश जीवित प्राणियों के पास सिर या दिल नहीं है, तो इसका मतलब मृत्यु होगा। जिनियू फोर्स में से एक जेज, जिसकी युद्ध शक्ति हजारों में थी, तुरंत जिया के हाथों से मर गई। तत्काल हत्या, प्रत्यक्ष और कुशल विशेषज्ञ, यह निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व विशेषज्ञ है। कप्तान गिन्यू की बैंगनी पुतलियां जमकर सिकुड़ गईं। उसका दिल कांप रहा था और साथ ही एक उत्साहित भावना भी उसके दिल में घूम रही थी। लानत है, तुमने जेज को मार डाला। बर्टर, जिसने ब्रह्मांड में सबसे तेज होने का दावा किया, गुस्से से दहाड़ा। उसका शरीर तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गया, जल्दी से हमला करने के लिए जिया की ओर भाग गया। जब जिया ने ये देखा तो उसके मुंह के कोनों पर एक स्नीर दिखाई दिया। उन्होंने हल्के से अपने शरीर को हिलाया। उनकी छोटी हरकतें हमेशा बर्टर के हमलों को चतुराई से चकमा देने में सक्षम थीं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बर्टर ने अपनी अधिकतम गति का उपयोग करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार वह एक लोहे की प्लेट से टकरा गया। उसकी गर्व की गति युवक की आंखों में कुछ भी नहीं लग रही थी। उनके हर हमले को पूरी तरह से टाल दिया गया था। बर्टर का दिल गुस्से से भरा था। वाह, प्रकाश की एक किरण जो सिकाडा के पंख की तरह पतली थी, अतीत में चमक रही थी। अपनी छाती पर एक शीतलन सनसनी महसूस करते हुए बर्टर ने आश्चर्य से नीचे देखा और देखा कि उसकी छाती पर अचानक एक छेद दिखाई दिया था। चूंकि कट बहुत तेज था, इसलिए रक्त को बाहर निकलने में थोड़ा समय लगा। अपने विरोधी के हाथ को देखते हुए एक दिल जोर से उस पर धड़क रहा था। ये है मेरा दिल। बर्टर अविश्वसनीय लग रहा था। ऐसा लगता है कि उसने दुनिया में सबसे असंभव चीज देखी है। वह अपनी गति के लिए जाना जाता था, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने कब उसका दिल छीन लिया। असंभव है। मैं स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड में सबसे तेज व्यक्ति हूँ। आप ब्रह्मांड में सबसे तेज हैं? नहीं, ऐसा लगता है कि मैं तुमसे तेज हूँ, जिया ने ठंडा कहा, और फिर उसकी हथेली में एक ऊर्जा का गोला दिखाई दिया, जो सीधे उसके हाथ में खूनी दिल को जलाकर राख कर दिया। अपना दिल खोने के बाद बर्टर की जीवन शक्ति थोड़ा थोड़ा करके खत्म हो गई। उनकी संघर्षशील चेतना धुंधली हो गई और जल्द ही उनकी जान भी चली गई। बस एक संक्षिप्त क्षण में गिन्यू फोर्स 2 कुलीन सदस्य कम थे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 228। गिन्यू बल का विनाश। इतनी तेज और इतनी मजबूत, इस मानव की युद्ध शक्ति निश्चित रूप से 150,000 से ऊपर है। अगर मैं उसका शरीर प्राप्त कर सकता हूँ, तो मेरी ताकत निश्चित रूप से छलांग और सीमा से आगे बढ़ने में सक्षम होगी। कैप्टन गिन्यू ने जिया को देखा और उसके दिल में योजना बनाई। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता था, उतना ही उसकी आंखें चमकती थीं। उन्होंने सहज रूप से महसूस किया कि यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था, और उनका दिल उत्तेजित होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह अपने साथी के बलिदान के कारण थोड़ा भी दुखी नहीं था, लेकिन टीम में रेकूम अपने साथियों की मौत को बर्दाश्त नहीं कर सका। वह गुल्डो की ओर जोर से चिल्लाया, गुल्डो, चलो एक साथ हमला करते हैं। आपको अपनी क्षमता लॉन्च करने के अवसर का लाभ उठाना चाहिए। उसके बाद वह जिया की ओर दहाड़ा और हमला किया, जबकि गुल्डो ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया और हमला करने का मौका ढूंढ लिया। मौत को गले लगा रहा है, जिया ने उदासीन और सपाट आवाज के साथ कहा। उसकी आंखें एक गहरी रोशनी से चमक उठीं और फिर उसका शरीर हिल गया। कुछ धुंधली छवियों को पीछे छोड़ते हुए उसका असली शरीर पहले ही रेकुम से पहले ही आ चुका था। अब गुल्डो उत्तेजना से चिल्लाया और उसके सिर पर 4 आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। अचानक कुछ किलोमीटर की सीमा के भीतर समय बंद हो गया। सब कुछ अभी भी था। रेत हवा में घूमना बंद हो गई और कई बाद की छवियां भी एक पदार्थ की तरह जम गईं। रेकून जो अपनी मुट्ठी लहरा रहा था, वह भी गतिहीन था। हे, मेरे समय के डोमेन में कोई भी मुझे हरा नहीं सकता है, गुल्डो ने उत्साह से कहा। उसका मोटा शरीर हिल गया और जल्द ही जिया के सामने आ गया। गिन्यू फोर्स में गुल्डो की सबसे अच्छी क्षमता थी और उनकी क्षमता टाइम स्टॉप थी। उनकी रहस्यमय और दुर्लभ क्षमता ने उन्हें हर चीज में सफल बना दिया।
यहाँ तक कि अगर उनके पास केवल 10,000 से अधिक युद्ध शक्ति थी तो वह गिन्यू फोर्स में शामिल होने के योग्य थे। लड़ाई की अपनी यात्रा में कौन जानता है कि उनकी क्षमता के तहत कितने विशेषज्ञ मारे गए थे। पुची, एक ऊर्जा ब्लेड ने जिया के दिल को छेद दिया, लेकिन जल्द ही गुल्डो को लगा कि कुछ गलत था। वह शरीर को भेदने वाले ऊर्जा ब्लेड की सनसनी को महसूस नहीं कर सकता था। क्या यह एक आफ्टर इमेज थी? गुल्डो घबरा गया। ये स्पष्ट रूप से असली शरीर था। टाइम स्टॉप लॉन्च करने के बाद यह एक आफ्टर इमेज में कैसे बदल गया? सैयान का असली शरीर वास्तव में कहाँ छिपा था? क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? एक चंचल आवाज सुनाई दी और जिया एक विचित्र तरीके से दिखाई दिया। फिर वह कदम से कदम मिलाकर गुल्डो के सामने चला गया। उसके सुंदर चेहरे ने एक मुस्कान को उजागर किया, लेकिन इसने गुल्डो को एक तीव्र ठंड महसूस कराई। ये कैसे संभव है? आप स्पष्ट रूप से मेरे समय डोमेन में थे। आप स्वतंत्र रूप से कैसे आगे बढ़ सकते हैं? थोड़ी दूर पीछे हटने पर गुल्डो का रंग फीका पड़ गया और उसका माथा पसीने के मोतियों से भर गया। जहां तक बैटल पावर का सवाल था, गुल्डो को गिन्यू फोर्स के सभी सदस्यों में सबसे नीचे कहा जा सकता है। अब जब उसकी क्षमता विफल हो गई थी, दुश्मन का सामना करना जो आसानी से जेज और बर्टर को मार सकता था, उसके पास पूरी तरह से उसके सामने खड़े होने का कोई साहस नहीं था। जिया के मुंह के कोने घुंघराले हो गए, जिससे एक ठंडी मुस्कान प्रकट हुई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मेरे पास समय की क्षमता भी है और आपके मुकाबले बहुत अधिक शक्तिशाली है। ये कैसे हो सकता है? गुल्डो आश्चर्य से चिल्लाया। स्पेस टाइम फ्रीज, जीयू, मूल रूप से स्थिर समय एक बार फिर स्थिर हो गया और पूरा स्थान क्रिस्टल स्पष्ट बर्फ नीले रंग में बदल गया। जिया की स्पेस टाइम क्षमता लॉन्च की गई थी। गुल्डो के टाइम स्टॉप के ऊपर अंतरिक्ष और अधिक जम गया। इस बर्फ की नीली पृष्ठभूमि में छोटा और स्टाउट गुल्डो अपने मूल स्थान पर जमे हुए थे, जिससे उनके चेहरे पर झटका प्रकट हुआ। तुम दोनों मर जाओ। जिया ने अपनी उंगलियों को फैलाया और उन्हें अंतरिक्ष में 2 बार फ्लैश किया। उनकी उंगलियों ने गुल्डो और रेकुम दोनों की भौहों के बीच की जगह की ओर इशारा किया, जिसके बाद उन्होंने स्पेस टाइम फ्रीज क्षमता को हटा दिया। गुल्डो और रेकुम की आंखें उनके सिर के पीछे की ओर लुढ़क गईं और वे कठोर रूप से बेहोश हो गए, मर गए। नॉवल USB.com अभी उस विभाजित सेकंड में जिया की असामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली विधि ने उनके दिमाग को पेस्ट करने के लिए मैश किया। गुल्डो की हार के बाद उनकी समय क्षमता ने भी तुरंत अपनी प्रभावशीलता खो दी। काश सब कुछ सामान्य हो गया। 2 धमाके की आवाजों के साथ गुल्डो और रेकुम का सिर जैसे तेज गति से टकराते तरबूज अचानक फट गए। अब कैप्टन गिन्यू को छोड़कर अन्य 4 गिन्यू फोर्स के सदस्य पहले ही अंडरवर्ल्ड को रिपोर्ट कर चुके थे। आप उन्हें एक फ्लैश में मारने में सक्षम थे। शक्तिशाली महामहिम जैसा शक्तिशाली विशेषज्ञ अप्रत्याशित रूप से सैया के बीच दिखाई दिया है। कैप्टन गिन्यू का चेहरा संघनित हो गया। वह डर गया और साथ ही उसके दिल में अभूतपूर्व उत्साह दिखाई दिया। इतना शक्तिशाली सैयान, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि राजा फ्रीजा भी उनसे इतना डरता था। ये वास्तव में समझ में आता है। इससे पहले सैया के बारे में उनकी धारणा बहुत खराब थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि सैयान कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि ग्रह वेगेटा के सैयान बहुत बेकार थे। ये वास्तव में भगवान द्वारा दिया गया शरीर है। गिन्यू ने अपने होंठ चाटे और लालच से भरी आंखों से जिया को देखा। कैप्टन गिन्यू, क्या आप जानते हैं कि मैंने आपको पीछे क्यों छोड़ दिया? जिया ने अपनी भौहें सिकोड़ी और इत्मीनान से कहा, क्योंकि मैं आपसे फ्रीजा के मुख्यालय की जानकारी के बारे में जानना चाहता हूँ। फ्रीजा ने सैयान की मातृभूमि प्लेनेट वेगेटा को नष्ट कर दिया। ये ऋण को निपटाने का समय है, उसने धीरे से उदासीन और दृढ़ स्वर में कहा। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ मजेदार मजाक सुना है। कैप्टन गिन्यू हंस पड़ा। हा, तुम एक सैयान कह रहा है कि तुम बदला लेने के लिए राजा फ्रीजा की तलाश करना चाहते हो। अनभिज्ञ, मैं स्वीकार करता हूँ कि आप बहुत मजबूत हैं, मेरे द्वारा देखे गए अधिकांश लोगों की तुलना में मजबूत हैं, लेकिन आप राजा फ्रीजा के भयावह पहलू को भी नहीं जानते हैं। शांत होते हुए कैप्टन गिन्यू ने निश्चितता के साथ कहा, राजा फ्रीजा के लिए आपको मारना एक चींटी को चुटकी मारने जितना आसान होगा। ओह, क्या आप वास्तव में ऐसा सोचते हैं? दूसरे शब्दों में, आप फ्रीजा मुख्यालय पर जानकारी छोड़ने नहीं जा रहे हैं। इसे भूल जाओ, इसे मत कहो। फिर आपको रखने का क्या फायदा है? जब समय आएगा तो मैं इसे खुद ढूंढ लूंगा। जिया ने अफसोस से अपना सिर हिलाया और उसकी आंखें हत्यारे इरादों से चमक उठीं। हे लड़का, तुम्हें पहले ही देर हो चुकी है, मुझे अपना शरीर दे दो। कैप्टन गिन्यू पागल हो गया, उसकी आंखें लाल रोशनी से चमक रही थीं। बदलो। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, एक उज्ज्वल प्रकाश चमका और फिर उसके बैंगनी शरीर से एक पारदर्शी आत्मा शरीर उभरा और जिया की ओर उड़ गया। कप्तान गिन्यू ने जिया पर अपनी क्षमता का लक्ष्य रखा। यह अपने शरीर को एक शक्तिशाली के साथ बदलने का उनका सबसे अच्छा तरीका था। यह नहीं जानते थे कि कैप्टन गिन्यू के वर्तमान शरीर का आदान प्रदान किया जा सकता है या नहीं। शोर। जिया ठंड से कांप उठा और उसकी आंखें बिजली की रोशनी से चमक उठीं। एक विशाल और राजसी लेकिन अविश्वसनीय रूप से भव्य आभा अचानक फूट पड़ी और तुरंत पूरी भूमि पर अनगिनत दरारें दिखाई दीं।
जमीन अचानक एक बड़े हिस्से से नीचे धंस गई, जिसमें सीमा के रूप में दरारें थीं। कैप्टन गिन्यू के आत्मा शरीर ने तुरंत वापस गोली मार दी और अपने शरीर में लौट आया, जिससे वह कांपने लगा। उनकी क्षमता विफल होने से बैकलैश ने उनके मस्तिष्क को पूरी तरह से जम दिया और इसे ठीक होने में कुछ समय लगा। कैप्टन गिन्यू एक विकृत अभिव्यक्ति के साथ जोर से चिल्लाया, मेरी क्षमता आप पर प्रभावी कैसे नहीं है? क्या ये आपकी ताकत हो सकती है? सभी क्षमताओं में एक कठोर नियम होते हैं, अर्थात वे जीवित प्राणियों के शरीर पर प्रभावी नहीं होते हैं जिनकी ताकत क्षमता के उपयोगकर्ता से बहुत अधिक होती है, और यदि जबरन उपयोग किया जाता है तो क्षमता बैकलैश होगा। ठीक वैसे ही जैसे पिछले दिनों जिया ने कूलर पर स्पेस-टाइम फ्रीज का इस्तेमाल किया था। कूलर, जिसकी ताकत बहुत शक्तिशाली थी, स्पेस-टाइम फ्रीज की शक्ति का विरोध करने में सक्षम था। नतीजा ये हुआ कि जिया की आत्मा को भारी नुकसान पहुंचा और उन्हें ठीक होने में कई महीने लग गए। मूल काम में एक क्षमता के असफल होने के कई उदाहरण भी हैं। उदाहरण के लिए 23वें विश्व मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के दौरान चियात्सू ने यांत्रिक रूप से संशोधित मर्केनरी ताओ से निपटने के लिए टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल किया। जब सैयान ने आक्रमण किया तो चियात्सू ने नापा से निपटने के लिए टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल किया, लेकिन वह बिना किसी अपवाद के दोनों बार विफल रहा। क्षमताओं का उपयोग उन लोगों के लिए नहीं किया जा सकता है जिनकी ताकत इसका उपयोग करने वाले से बहुत अधिक है। यही कारण है कि फ्रीजा ने कैप्टन गिन्यू को अपने पक्ष में रहने और उन्हें भारी जिम्मेदारियों के साथ सौंपने की अनुमति दी थी। यदि कैप्टन गिन्यू की क्षमता में कोई सीमा नहीं थी तो उसे मारने वाला पहला व्यक्ति शायद फ्रीजा होगा, जैसा कि कोई भी नहीं चाहता कि दुनिया में ऐसा स्वर्ग विरोधी व्यक्ति मौजूद हो। आप अप्रत्याशित रूप से इतने शक्तिशाली हैं कि मेरी क्षमता को भी पीछे हटाया जा सकता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप कह सकते हैं कि आप बदला लेने के लिए राजा फ्रीजा की तलाश करना चाहते हैं। कैप्टन गिन्यू जोर से हंसे, उनका चेहरा विकृत हो गया। हो सकता है कि यह उसकी क्षमता बैकलैश से दर्द के कारण था या एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करने के डर के कारण था। जिया से बढ़ती गति एक भारी पदार्थ जैसी ताकत में बदल गई, जिसने उसके शरीर को प्रभावित किया, जिससे उसे एक विशाल दमनकारी भावना मिली। क्या आप मुझे फ्रीजा मुख्यालय की स्थिति के बारे में बता सकते हैं? जिया ने धैर्य के साथ पूछा। यदि वह कैप्टन गिन्यू से फ्रीजा के मुख्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है तो ये फ्रीजा को खोजने में उसके लिए बहुत मददगार होगा। ठीक है, शायद कैप्टन गिन्यू को पता था कि वह बर्बाद हो गया था, इसलिए उसने एक दुर्लभ दृढ़ता के साथ जवाब दिया और बदले में जिया से एक भयंकर हमला मिला। मौत को गले लगा रहा है। जिया का शरीर चमक उठा और कैप्टन गिन्यू पर हमला किया। एक बर्फ नीली ऊर्जा लहर एक नीले अजगर की तरह सीटी बजाती है जो एक विशाल भव्य आभा को साथ लाती है, और गड़गड़ाहट की आवाज के साथ कैप्टन गिन्यू को अनूठा बल के साथ कुचल दिया। ऐसा लगता है कि मुझे उत्तरी क्षेत्र में पहुंचने के बाद इसकी तलाश करनी होगी। गिन्यू फोर्स जैसे छोटे पात्रों को मारना एक दशक पहले जिया के लिए रोमांचक लग सकता था, लेकिन अब यह एक चींटी को कुचलने जैसा था और उसके दिल में कोई लहर पैदा नहीं करता था। आखिरकार उसके क्षितिज व्यापक हो गए थे और जिन लोगों को अतीत में उसे देखना पड़ता था वे अब उसके लिए हवा की तरह थे। उत्तर क्षेत्र, मूल स्थान जहां ग्रह वेगेटा मौजूद था। अब यहाँ कुछ भी नहीं था। यह एक खुली जगह की तरह था। चमकीले तारे अभी भी प्रकाश किरणों और गर्मी का उत्सर्जन कर रहे थे, लेकिन ग्रह वेगेटा की कक्षा में जो कभी अस्तित्व में था, ग्रह के विस्फोट के बाद केवल कुछ मलबा बचा था। कभी कभी कुछ उल्कापिंड चमकते हुए दिखाई देंगे, जैसे अनाथ जो अपने घरों को खो चुके थे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 229। ब्रह्मांड राजा फ्रीजा जिया वेगेटा ग्रह की पूर्व कक्षा में खड़ा था और थोड़ी देर के लिए घूरता रहा। उसकी यादों में गहरा लाल ग्रह अब पहले ही गायब हो गया था। इसने एक तरह की दृश्य अपरिवर्तित रहते हैं लेकिन लोग चले गए हैं की भावना दी, जिससे लोगों को दुखी महसूस हुआ। एक आह भरते हुए वह पीछे मुड़ा और गायब हो गया। उसे फ्रीजा के मुख्यालय का स्थान ढूंढना होगा। फ्रीजा का मुख्यालय उत्तरी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में कहीं स्थित था। यह एक तकनीकी रूप से रूपांतरित विशाल ग्रह था। ये कहने के बजाय कि यह एक ग्रह था, ये कहना अधिक उपयुक्त होगा कि यह एक गतिशील अंतरिक्ष किला था, क्योंकि यह लगातार अपनी स्थिति बदल सकता है। फ्रीजा का मुख्यालय स्थान हमेशा बदल रहा है। प्लेनेट वेगेटा के समय के दौरान ज्ञात निर्देशांक निश्चित रूप से अब किसी भी काम के नहीं थे, इसलिए ये पता लगाने के लिए कि फ्रीजा का वर्तमान मुख्यालय कहाँ था, जिया को पहले फ्रीजा के कुछ महत्वपूर्ण अधीनस्थों से शुरू करना पड़ा और उनसे फ्रीजा मुख्यालय का स्थान प्राप्त करना पड़ा। दुर्भाग्य से उन्होंने पहले गिन्यू फोर्स से कोई उपयोगी जानकारी प्राप्त नहीं की थी और फ्रीजा का वास्तविक समय स्थान भी उनके अंतरिक्षयान में नहीं मिला था। हालांकि जिया इससे परेशान नहीं था। गिन्यू फोर्स पूरे साल बाहर लड़ने में व्यस्त है। फ्रीजा की वास्तविक समय की स्थिति को नहीं जानना सामान्य था, इसलिए उन्होंने पूरे उत्तरी क्षेत्र में खोज जारी रखी। उनका अगला लक्ष्य फ्रीजा का पहला कॉप था। फ्रीजा के सबसे कुशल कॉप के रूप में उनकी व्यक्तिगत लड़ाई बल गिन्यू फोर्स के स्तर तक नहीं पहुंच सकती है, लेकिन उनके पास काफी प्रभावशाली समूह लाभ था और फ्रीजा ने उन पर बहुत भरोसा किया।
इसलिए उन्हें अक्सर फ्रीजा द्वारा कुछ छोटी अवधि और बड़े पैमाने पर मिशन को पूरा करने के लिए सौंपा गया था। वह निश्चित रूप से उनसे फ्रीजा की स्थिति प्राप्त कर सकता था। फ्रीजा का मुख्यालय ग्रह एक बहुत बड़े कार्यक्षेत्र के अंदर। एलियंस की विभिन्न प्रजातियां ईमानदारी से अपने स्वयं के स्टेशन पर रह रही थीं, कड़ी मेहनत कर रही थीं। वे प्रौद्योगिकी प्रतिभाएं थीं जिन्हें फ्रीजा ने पूरे उत्तरी क्षेत्र से इकट्ठा किया था। वे आमतौर पर मुख्यालय को स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार थे और बाहरी संचार के साथ काम करते थे। पूरा कार्यक्षेत्र सीढ़ी वितरण में था। 100 मीटर से अधिक लंबे कामकाजी स्टेशन को ऊपर से नीचे तक दर्जनों मंजिलों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक मंजिल एलियंस की विभिन्न प्रजातियों के साथ तैनात थी। केंद्र में कई 100 वर्ग मीटर की अंगूठी के आकार की डिस्प्ले स्क्रीन थी और यह घनी पैक संकेतों को प्रदर्शित करती थी जो सितारों से भरे विशाल आकाश की तरह बिखरे हुए थे। प्रत्येक संकेत एक महत्वपूर्ण लड़ाकू दस्ते के अनुरूप था और उन्हें लगातार उन पर ध्यान देना था। इन एलियंस का काम इन संकेतों की स्थिति की बारीकी से निगरानी करना था। अगर कोई बदलाव होता था तो उसकी सूचना तुरंत उच्चाधिकारियों को देने की जरूरत होती थी ताकि कोई भी स्थिति हो तो उसे समय रहते नियंत्रित किया जा सके। इस समय एलियंस में से एक पीली चमड़ी वाले ने अचानक देखा कि स्पष्ट रूप से स्क्रीन पर संकेतों के साथ एक समस्या थी। उसने अपने बगल वाले साथी से कहा, अरे देखो, क्या गिन्यू फोर्स के संकेत गायब हो गए हैं? यह एक संचार समस्या हो सकती है। ये काफी आम है। एक अन्य टेरोसोर मुंह एलियन ने उसे देखा और कहा, नॉर्थ एरिया का स्टारफील्ड बेहद विशाल था और अधिकांश ग्रहों को अभी तक साफ नहीं किया गया था। अक्सर ऐसे समय होते थे जब सिग्नल बाधित होते थे, लेकिन वे आमतौर पर जल्दी से बहाल हो जाते थे और यह उल्लेख नहीं करते थे कि ग्रह गिन्यू फोर्स उत्तरी क्षेत्र की परिधि में गया था जो लगभग पूर्वी क्षेत्र की सीमा पर था। सिग्नल खराब होना काफी सामान्य था। पीली चमड़ी वाले एलियन ने उसे सुनने के बाद इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। उन्होंने गिन्यू फोर्स के संकेतों पर ध्यान देना जारी रखा, लेकिन लंबे समय के बाद भी गिन्यू फोर्स का सिग्नल अभी भी बड़ी स्क्रीन पर दिखाई नहीं दिया। इस समय एलियन घबराने लगा क्योंकि राजा फ्रीजा ने उन्हें हमेशा बड़ी स्क्रीन पर सभी संकेतों पर ध्यान देने के लिए कहा था। अब सिग्नल इतने लंबे समय तक गायब हो गए थे, इसलिए उन्हें कार्य मैनुअल के अनुसार तुरंत इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा नहीं है, गिन्यू फोर्स वास्तव में एक दुर्घटना में पड़ सकता है। पीली त्वचा वाले एलियन के चेहरे से पसीना आने लगा और साइड में मौजूद टेरोसोर मुंह एलियन भी घबरा गया। वे जल्दी से उठे और खबर दी। यदि उन्होंने देरी की और राजा फ्रीजा उन्हें दोषी ठहराता है तो वे जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं होंगे। जैसा कि उन्होंने राजा फ्रीजा की असमान और शक्तिशाली उपस्थिति को याद किया, वे डर के मारे चुप हो गए और जल्दी से समाचार स्तर को ऊपर की ओर प्रसारित किया। राजा फ्रीजा हमेशा एक अजेय अस्तित्व था। वह अपने हाथों की एक लहर के साथ ग्रहों को नष्ट कर सकता था। क्या वे सैया, जिन्होंने हमेशा खुद के बारे में बहुत अधिक सोचा था, राजा फ्रीजा द्वारा नष्ट नहीं किए गए थे? ऐसी ताकत उनकी समझ से परे थी और वे किसी और की कल्पना नहीं कर सकते थे जिसकी तुलना राजा फ्रीजा के साथ की जा सकती थी। वह वास्तव में ब्रह्मांड के राजा के रूप में जाने जाने के योग्य था। राजा फ्रीजा के बारे में सोचते हुए उनके दिल श्रद्धा से भरे हुए थे। इस समय फ्रीजा के महल के अंदर फ्रीजा एक छोटे से अंडे के आकार के होवर पॉड पर बैठा था जिसकी पूंछ नीचे लटक रही थी और उसके बगल में खड़ा एक मेढक का सामना करने वाला एलियन था। फ्रीजा की होवर पॉड महल के पारदर्शी कांच के सामने तैर रही थी क्योंकि एक चमकदार सितारा बाहर से चमकता हुआ था, एक चमकदार उल्का की तरह। राजा फ्रीजा, कुछ वर्षों में उत्तरी क्षेत्र के उत्तरी भाग के अधिकांश हिस्से को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इस अधीनस्थ को स्पष्ट रूप से बोलने के लिए क्षमा करें। क्या महामहिम वास्तव में पूर्वी भाग की उन सेनाओं को सौंपना चाहते हैं? अधीनस्थ सोचता है कि आपका प्रताप पूरी तरह से उन पर शासन कर सकता है, मेढक चेहरे वाले एलियन ने कहा। फ्रीजा हंसने लगा। ये राजा मेरे मूर्ख भाई की तरह नहीं होगा। पिताजी मेरे लिए बहुत अच्छे रहे हैं। इस प्रकार पिता स्वाभाविक रूप से उन क्षेत्रों को इस राजा को वापस कर देगा जब ये राजा भविष्य में मजबूत हो जाएगा। novelUSB.com फ्रॉस्ट दानव जाति में कोई पारिवारिक प्रेम नहीं था। मुनाफे के लिए किसी को भी धोखा दिया जा सकता है, शायद इसलिए कि फ्रीजा को अभी भी फ्रॉस्ट दानव जाति में युवा माना जाता था। वह अभी भी किंग कोल्ट पर बहुत निर्भर था। हालांकि ताकत और उम्र की वृद्धि के साथ यह निर्भरता थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगी जब तक कि वह पूरी तरह से विरोधी नहीं हो जाता। दौड़ते कदमों की आवाज सुनाई दी। श्री डोडोरिया, आपको इतना चिंतित क्यों कर रहा है? राजा फ्रीजा, इस अधीनस्थ को अभी एक खबर मिली है। हमने उत्तर और पूर्वी क्षेत्र की साझा सीमा पर गिन्यू फोर्स के साथ संपर्क खो दिया है। डोडोरिया के सिर पर गुलाबी मांस कांप रहा था। इस दृश्य ने उन्हें उस समय की याद दिला दी जब श्री जर्बन की मृत्यु हो गई। फ्रीजा कॉप की संचार प्रणाली इतनी शक्तिशाली थी कि संचार में थोड़ी सी रुकावट होने पर भी ये जल्द ही फिर से जुड़ जाएगी, और अब ये खबर पहले ही उसे प्रेषित की जा चुकी थी। गिन्यू फोर्स श्री जर्बन के नक्शे कदम पर नहीं चलेगा, है ना? ओह, ये सोचना कि हमने गिन्यू फोर्स के साथ संपर्क खो दिया है।
फ्रीजा की आंखें थीं और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन एक पल में उसका शरीर एक घुटन और कठोर आभा के साथ फूट पड़ा। एक अंतहीन अंधेरे और घृणित राक्षसी आभा ने डोडोरिया के चेहरे पर हमला किया। उसने अपने पूरे शरीर पर एक ठंड महसूस की, लेकिन जैसे ही ये दिखाई दिया, उदास भावना दूर हो गई। फ्रीजा का कठोर चेहरा क्रूरता से भरा हुआ था, जैसा कि उसने अंदर से सोचा था। ये फिर से पूर्वी क्षेत्र है। ये पूर्वी क्षेत्र किस तरह की खतरनाक जगह है। हर कोई वहां मर गया। इस राजा के मोहरा की वहीं मृत्यु हो गई, और फिर कूलर और उसके बख्तरबंद स्क्वाड्रन की भी वहां मृत्यु हो गई। अब यहाँ तक कि गिन्यू फोर्स भी वहां लापता हो गई थी, और सबसे अधिक संभावना है कि वे वापस नहीं आएंगे। राजा फ्रीजा, हट जाओ, इस राजा को अब इस मामले की जानकारी है। अगर कैप्टन गिन्यू ने भी अपनी ताकत के साथ संपर्क खो दिया है, तो वह एक दुर्घटना का शिकार हो गया होगा। यह कल्पना करना मुश्किल है कि कैप्टन गिन्यू भी दूर नहीं जा सका। उसकी बात सुनकर डोडोरिया ने बगल में मेढक चेहरे वाले एलियन को देखा और उसे पीछे हटने के लिए सिर हिलाया। राजा फ्रीजा के बगल में रहने पर एक व्यक्ति जो दबाव महसूस करता है वह बहुत बड़ा है। बाल्फे, आपने कहा था कि पूर्वी क्षेत्र में कोई छिपा हुआ है। यदि आपको पता नहीं चलेगा कि यह कौन है, तो ये राजा शांति से आराम नहीं कर पाएगा, फ्रीजा ने गंभीरता से कहा। कूलर की मौत ने पहले ही उसके अंदर अलार्म खड़ा कर दिया था। यह एक पूर्वाभास की तरह था कि पूर्वी क्षेत्र कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह छू सकता था, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि वह कूलर के स्तर की सीमा तक शक्तिशाली नहीं था। इसलिए उसे पूर्वी क्षेत्र से बहुत दूर रहना चाहिए। हालांकि वह नहीं जानता कि क्यों, लेकिन वह अपने दिल में अकथनीय धड़कन महसूस कर रहा था, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला था। फ्रीजा को कठपुतली की तरह छेड़छाड़ किए जाने की भावना पसंद नहीं थी। यह उसे कुछ हद तक बेड़ियों में जकड़ा हुआ महसूस कराता है, और फ्रीजा के लिए, जो हमेशा अनियंत्रित और बिगड़ैल रहा था, ऐसा लगता था जैसे कोई उसकी गर्दन का गला घोंट रहा था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मेढक चेहरे वाले एलियन ने जवाब नहीं दिया। फ्रीजा ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगता है कि इस राजा को अपनी ताकत बढ़ानी होगी। इस राजा की प्रतिभा बहुत अच्छी है, इसलिए इस राजा ने पहले ठीक से प्रशिक्षण नहीं लिया था। लेकिन अब कूलर की मौत ने इस राजा को एहसास दिलाया है कि कई अन्य मजबूत विशेषज्ञ हैं। फ्रॉस्ट दानव जाति की ताकत में वृद्धि मुख्य रूप से प्रतिभा पर निर्भर करती है। फ्रॉस्ट दानव शिशु के जन्म के बाद यह एक ठंडे स्थान पर जम जाएगा। इसकी ताकत बढ़ाने के लिए ठंडी ऊर्जा को अवशोषित करेगा। जागने के बाद ये प्रशिक्षित नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी ताकत स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। चूंकि फ्रीजा की प्रतिभा बहुत उत्कृष्ट थी, इसलिए वह अपनी अत्यधिक मजबूत ताकत को भी नियंत्रित नहीं कर सका और उसे उस ताकत को दबाने के लिए बदलना पड़ा जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता था। अब उनके अधीनस्थों और कूलर की लगातार मौतों ने उन्हें अपने दिल में एक तात्कालिकता महसूस करने के लिए प्रेरित किया था। यदि पर्याप्त शक्ति नहीं थी, तो मरने वाला अगला व्यक्ति वह स्वयं हो सकता है। उस समय पूरे मुख्यालय में विस्फोटों की तेज आवाजें बजी, जिसके बाद भयंकर कंपन हुआ। कुछ ही दूरी पर जमीन से एक विशाल मशरूम का बादल उठा, मानो कोई धधकता हुआ तारा जमीन से टकरा गया हो। हिंसक और अत्याचारी ऊर्जा सुनामी की तरह बाहर निकल गई, जिससे आसपास की हर चीज डूब गई। क्या हो रहा है? फ्रीजा की विचारशील अभिव्यक्ति तुरंत उदास हो गई, और उसके लाल रंग की पुतलियों में एक क्रूर भेड़िया की तरह एक कठोर प्रकाश फूट पड़ा। ये ब्रह्मांड सम्राट फ्रीजा का मुख्यालय था। किसमें इतनी बड़ी हिम्मत थी इस जगह पर हमला करने की हिम्मत? बेशक उनके सामने भयावह दृश्य से हमलावर व्यक्ति की ताकत कमजोर नहीं थी, कम से कम कैप्टन गिन्यू से कम नहीं थी। हो, ब्रह्मांड में हमेशा कुछ अज्ञानी लोग होते हैं। जैसे ही यह राजा कुछ करने के लिए ऊब और खुजली महसूस कर रहा था, कोई आया ताकि मैं व्यायाम कर सकूं। फ्रीजा ने हंसते हुए अपनी गर्दन मोड़ ली। तुरंत क्रैकिंग ध्वनियों की एक श्रृंखला बनाई, जैसे कि सेम को तला जा रहा था। फिर अंडे के आकार का छोटा होवरपॉड अचानक एक उज्ज्वल प्रकाश के साथ चमक उठा और फिर चरम पर तेज हो गया, जिससे फ्रीजा को उस स्थान की ओर जल्दी से ले जाया गया जहां से विस्फोट की आवाज उत्पन्न हुई थी। हे, कौन जानता है कि यह कौन सा कीट है जिसने राजा फ्रीजा को इतना गुस्सा दिलाया है? मेढक चेहरे वाला एलियन हंसा और जल्दी से उसका पीछा किया। एक विश्वसनीय सलाहकार के रूप में बाल्फ को शक्तिशाली होने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन महत्वपूर्ण क्षणों में पर्याप्त सलाह देने के लिए समझदार आंखों की एक जोड़ी की आवश्यकता थी। बेशक विशिष्ट निर्णय अभी भी महान राजा फ्रीजा द्वारा किए जाने की आवश्यकता थी। राजा फ्रीजा व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई कर रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस समय फ्रीजा के अस्थायी महल से 2000 किलोमीटर दूर जमीन से डरावनी ऊर्जा आकाश में चली गई। तुरंत झटके की लहरों ने साफ नीले आकाश में हजारों मीटर तक काले बादलों को पार कर लिया। भयावह सदमे की लहरें जो नग्न आंखों से देखी जा सकती थीं, प्रकाश को विकृत करती हैं, ग्रह के हर इंच को रोशन करती हैं। फ्रीजा का मुख्यालय एक अत्यंत ठोस ग्रह पर बनाया गया था, और एक साधारण हमला निश्चित रूप से इसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकता था। ओह, बस एक इंसान, लेकिन आपने अकेले इस राजा के मुख्यालय में घुसने की हिम्मत की, फ्रीजा।
की कठोर और बर्फीली आवाज सुनाई दी। जल्द ही एक छोटे से होवर पॉड पर सवार एक आकृति आकाश में दिखाई दी जहां विस्फोट हुआ था। फ्रीजा वहां पहुंचे। व्यक्ति की शक्ल देखकर जिया के होंठ थोड़ा ऊपर की तरफ घुंघराले हो गए और वह शांत आवाज में बोला, ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 230। रोंगना novelUSB.com। हो, चूंकि आप इस राजा का नाम जानते हैं, ऐसा नहीं लगता कि आप एक साधारण व्यक्ति हैं। आप जानते हैं कि इस राजा के मुख्यालय में घुसने की कीमत चुकानी पड़ती है। फ्रीजा एक शांत अभिव्यक्ति के साथ होवर पॉड पर बैठ गया क्योंकि वह नीचे देख रहा था। उसकी बर्फीली और हाड़ कंपा देने वाली पुतलियों में कोई भावनाएं नहीं थीं, जैसे कि वह एक अलग भगवान था, क्योंकि उसने अपनी आंखों में तुच्छ मानव को नहीं रखा था। उसकी आवाज साधारण थी, लेकिन इसने अनजाने में लोगों को ठंडा महसूस कराया, जैसे कि वे बर्फ और बर्फ की दुनिया में थे और वे कांपने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। जिया उदासीन रूप से मुस्कुराया और उसके पैरों के नीचे से एक बवंडर उठा, जिससे उसका शरीर फ्रीजा के समान ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आकाश में ऊपर उड़ गया। फ्रीजा, चूंकि मैं आने की हिम्मत करता हूं, इसलिए मेरे पास स्वाभाविक रूप से भरोसा करने के लिए कुछ है। ईमानदारी से कहूं तो आपकी ताकत इतनी ही है कि मैं आपको अपनी आंखों में भी नहीं डालता। अच्छा, चाहे आप सच बोल रहे हों या नहीं, आप वास्तव में इस राजा को ऐसी बात कहने की हिम्मत करते हैं। इसका मतलब है कि आपकी हिम्मत छोटी नहीं है। हो सकता है कि आप अज्ञानी हो और इस राजा के आतंक को नहीं जानते हो, लेकिन आपको अपनी अज्ञानता की कीमत चुकानी होगी। फ्रीजा की अभिव्यक्ति और भी ठंडी हो गई और एक कठोर जानलेवा आभा जोर से फूट पड़ी, जिससे आसपास का तापमान हिमांक बिंदु से नीचे गिर गया। फिर उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान प्रकट की, जो खसखस के फूल की तरह एक खतरनाक आभा लाती है। जिन लोगों ने इस राजा से इस तरह बात करने की हिम्मत की, वे सभी इस राजा द्वारा पहले ही अंडरवर्ल्ड में भेजे जा चुके हैं। जिया ने अपना सिर हिलाया। फ्रीजा की अव्यक्त प्रतिभा बेहद अच्छी थी। अगर वह कड़ी मेहनत करने और ट्रेनिंग करने के लिए तैयार होता, तो वह मजबूत बन सकता था। कम से कम उसे अपने शरीर के भीतर ताकत को नियंत्रित करने में असमर्थता के कारण खुद को अपनी वर्तमान उपस्थिति में संपीड़ित नहीं करना पड़ेगा। ये तुम्हारी गलती है कि तुम अपने दुश्मन की ताकत को नहीं समझ सके, और ये तुम्हारी गलती होगी। जिया मुस्कुराया। ये कहने के बाद उसने अपनी हथेली उठाई और आकाश में एक सुरुचिपूर्ण चाप खींचा। तुरंत एक सुंदर और उज्ज्वल प्रकाश अचानक दिखाई दिया, और फिर उज्ज्वल प्रकाश शून्य के माध्यम से उभरा। इसका निशाना होवर पॉड था जिस पर फ्रीजा सवार था। हाँ, क्या हो रहा है? अचानक दिखाई देने वाली उज्ज्वल रोशनी को देखते हुए फ्रीजा फ्रीज किए बिना नहीं रह सका, जिसके बाद उसके दिल के नीचे एक खतरनाक संकेत उठा। मैं मर जाऊंगा। एक मजबूत चेतावनी बजी और फ्रीजा अचानक मौत की गंध महसूस कर सकता था। प्रकाश किरण के उतरने से पहले विभाजित सेकंड में फ्रीजा का शरीर जल्दी से होवर पॉड से दूर कूद गया। हुआला, प्रकाश की उज्ज्वल किरण चुपचाप होवर फली के माध्यम से टूट गई। उस पल में यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी दो हिस्सों में विभाजित लग रहा था। होवर पॉड में विस्फोट नहीं हुआ, बल्कि अंतरिक्ष के साथ दो हिस्सों में बदल गया। पुच्ची, मांस और रक्त के छींटे बाहर निकल आए और चमकदार लाल तरल बारिश की बूंदों की तरह आकाश से गिर गया। साथ ही एक बड़ी मांस के रंग की पूंछ भी। आहा! फ्रीजा ने दर्द महसूस किया और उसकी अभिव्यक्ति विकृत हो गई। लानत है, यह क्या हो रहा है? फ्रीजा ने एक दर्दनाक और हिंसक दहाड़ दी। विरोधी का हमला बहुत अजीब था। अभी अगर वह पर्याप्त तेजी से आगे नहीं बढ़ा होता, तो वह पहले से ही आधे में विभाजित हो गया होता। वह डरता था कि फ्रॉस्ट दानव जाति की शक्तिशाली जीवन शक्ति के साथ भी वह मर गया होता। फ्रीजा ने अपनी युद्ध शक्ति को 530,000 तक संकुचित कर दिया था। लाभ ये था कि उसे ऊर्जा के नुकसान के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन एक नुकसान भी था जब उसे एक प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा जो उसे तुरंत मार सकता था, और वह अपनी पूरी ताकत लगाने से पहले भी मर सकता था। बेशक 5,30,000 युद्ध शक्ति अपनी सामान्य अवस्था में ब्रह्मांड में बहुत कम लोग थे जो उस तक पहुंच सकते थे। अगर उसे अपराजय कहा जाता था तो कुछ भी गलत नहीं था, इसलिए फ्रीजा चिंतित नहीं था कि कोई आमतौर पर उसे धमकी दे सकता है। लेकिन फिलहाल उन्हें एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है। अगर वह अभी तेजी से चकमा नहीं देता है, तो वह वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा मारा जा सकता था। अगर ऐसा होता तो वह अन्यायपूर्ण तरीके से मर गया होता। बाल्फ, जल्दी से जांचें, मेरे प्रतिद्वंद्वी की युद्ध शक्ति कितनी है? फ्रीजा क्रोध और निराशा से दहाड़ा। उसकी पूंछ के नुकसान के कारण उसका मूड बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। सौभाग्य से फ्रॉस्ट दानव जाति की पूंछ एक गीको की पूंछ की तरह थी, और ये परिवर्तन के साथ फिर से बढ़ सकती थी। हाँ, राजा फ्रीजा। दूरी में मेढक के चेहरे वाले बाल्फे ने आदेश प्राप्त करने के बाद जल्दी से जवाब दिया और तुरंत एक अधीनस्थ को बड़े ऊर्जा डिटेक्टर को चालू करने का आदेश दिया। फ्रीजा ने परिवर्तन के लिए तैयारी शुरू कर दी, न कि बाल्फे द्वारा प्रतिद्वंद्वी की युद्ध शक्ति की रिपोर्ट करने की प्रतीक्षा की। वह जानता था कि वह सामान्य अवस्था में मानव का विरोधी नहीं था। मैं आपको इतनी आसानी से कैसे बदल सकता हूँ? एक हल्की मुस्कान के साथ जिया का शरीर जल्दी से हिल गया।
कई धुंधली तस्वीरें एक सीधी रेखा में जुड़ी हुई हैं क्योंकि जिया अचानक फ्रीजा से पहले पहुंचे थे। उसने अपनी हथेलियों को फैलाया और फ्रीजा के सिर पर 2 सींगों को पकड़ लिया। फिर उसने जबरदस्ती खींच लिया। फ्रीजा की अभिव्यक्ति दहशत में बदल गई, लेकिन कठोर स्टील की हथेलियां लोहे के पिंसर की तरह थीं, जो मजबूती से उसके सींगों को जकड़ रही थीं। वह उन्हें हिला नहीं सकता था। उसने एक दरार की आवाज सुनी और काले सींग 2 भागों में टूट गए। उसके सिर पर नसों से गुजरने के बाद उसके मस्तिष्क में एक गंभीर दर्द फैलता है। फ्रीजा की आंखें फूट पड़ी क्योंकि वह गुस्से से दहाड़ रहा था। हालांकि फ्रीजा के दोनों सींगों को काटने के बाद जिया को स्पष्ट रूप से लग रहा था कि यह पर्याप्त नहीं था। इसलिए उसने बेरहमी से फ्रीजा को सैंडबैग की तरह मारा। शातिर हमलों की तेज आवाजें उसके कानों में घूम रही थीं क्योंकि फ्रीजा, जिसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, को फिर से मारा गया। हमलों से उसकी 2 आंखें धुंधली हो गईं और उसका मस्तिष्क धुंधला हो गया। अचानक एक जोर से थंप की आवाज आई। जिया की मजबूत मुट्ठी बेरहमी से फ्रीजा के पेट पर पड़ी और कुछ टूटने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। फ्रीजा की खून से लथपथ आंखें बाहर की ओर उभरी हुई थीं। उसका पेट मुके से धंस गया था और उसकी पीठ उभरी हुई थी। सफेद बलुआ पत्थर कवच पूरी तरह से छोटी दरारों में ढका हुआ था। लानत है। फ्रीजा, जिसे उड़ते हुए तोड़ दिया गया था, ने अपने मुंह के कोनों पर खून पोंछा। उसे पहले कभी इतनी पिटाई नहीं की गई थी। वह दुखी और क्रोधित था क्योंकि अपमान की एक मजबूत भावना उसके दिल में गहराई से प्रकट हुई थी। हालांकि जिया का फ्रीजा को तुरंत मारने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने फ्रीजा को और भी क्रूरता से रौंद दिया। एक करतल ध्वनि के साथ फ्रीजा का शरीर अचानक एक तीर की तरह तेजी से बाहर निकल गया, जो जमीन के समानांतर उड़ रहा था। तेज आंधी ने मिट्टी की एक परत को उड़ा दिया और 5 मीटर से अधिक चौड़ी गहरी खाई खोद दी। जैसे ही फ्रीजा बाहर फेंका गया, जिया बिजली की चमक की तरह आगे बढ़ा और अचानक फ्रीजा के बगल में दिखाई दिया। थोड़ी देर के लिए अपने शरीर के साथ समानांतर उड़ रहा था। जिया ने अपने पैर को उठाया और जबरदस्ती उसे आसमान में ऊंचा लात मारी, जैसे कि फ्रीजा को फुटबॉल की तरह मानकर फुटबॉल मैच खेल रहा हो। फ्रीजा के धड़ से हिंसक ऊर्जा बह निकली और शक्तिशाली बल तुरंत प्रभावी हो गया। फ्रीजा दर्द से चिल्लाया और एक विशाल रॉकेट में बदल गया जो आकाश में उठ रहा था। वह तेजी से बहुत तेज गति से आगे बढ़ा। क्योंकि उसकी गति बहुत तेज थी, शीर्ष पर एक लाल प्रकाश दिखाई दिया और उसने तुरंत पतले बादलों के माध्यम से छेद किया, जिससे धुंधली संकेंद्रित तरंगें पैदा हुई। जिया को पता नहीं था कि वे कब वायुमंडल के बाहर चले गए थे। उसने आने वाले लाल छोटे बिंदु की ओर इशारा किया और अपनी मुट्ठी ऊंची उठा दी। जमीन पर वापस जाओ। धमाका। एक भारी मुक्का टूट गया और फ्रीजा ने अचानक अपने सभी 5 अंगों से खून बहना शुरू कर दिया। उल्का की तरह वह फिर से नीचे गिर गया। एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ भारी प्रभाव ने सब कुछ अराजक बना दिया। कठोर हीरे जैसा ग्रह एक विशाल प्रभाव से मारा गया था। अज्ञात गहराई के एक विशाल अंधेरे गड्ढे में घुस गया और तुरंत रेत के छींटे मार दिए। शियू शियू शियू। बारीक बजरी गोलियों की तरह तेज हो गई, छोटे छेदों के साथ रास्ते में सब कुछ मुक्का मार दिया। जैसे ही आकाश में धुआं और धूल धीरे धीरे समाप्त हो गई, 1 किलोमीटर व्यास का एक विशाल प्रभाव गड्ढा अचानक दिखाई देने लगा।